स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज हम चैप्टर लाइट को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी क्लास 10 की जो फिज़िक्स है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब जो हमारी क्लास 10 की फिज़िक्स जो है 10th क्लास की, वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है हमारी ऑप्टिक्स है, ठीक है। और दूसरी हमारी इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ठीक है। अब जो हमारी ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है फिज़िक्स का, जो कि है लाइट, और दूसरा आता है हमारा ह्यूमन आई। ये सेकंड चैप्टर है फिज़िक्स का। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारी फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट। एक बेसिक सा बाइफर्केशन है हमारी क्लास 10th की फ़िज़िक्स का, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब ऑप्टिक्स में हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें कि लाइट आती है, या फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर आते हैं, और हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो चीज़ें मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि मोशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मोशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ये सब जितनी भी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो लाइट होगा। तो हम लोग देखते हैं लाइट चैप्टर है क्या। अब जो लाइट है ना, वो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए थी कि लाइट क्या होता है। अब जो लाइट होती है ना, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है। मतलब जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन तुमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और रिफ्रैक्शन होता है, और एक और होता है TIR, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका भी एक छोटा सा वो है, टॉपिक है, उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। पर हमारा मेन जो फोकस होगा वो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो देखते हैं पहले रिफ्लेक्शन है क्या। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी की डेफिनेशन लिख के उसको पढ़ते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच एनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, मान लो कि कोई एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो मैंने कराया है, ये इसका मतलब होता है मैंने इसको पॉलिश कर रखा है, ठीक है। तो मान लो एक पॉलिश्ड सरफेस है। अब अगर उस पर हम लोग कोई लाइट रे मारेंगे, ठीक है, रे मारेंगे, तो वो बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बाउंस बैक हो जाती है शाइनी सरफेस के ऊपर से, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, जो लाइट की एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। अब इसी की मदद से हम लोग उस चीज़ों को देख सकते हैं। अब मान लो ये जो सरफेस है जो मैंने भी बनाया है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो मैंने बनाया है, ये हमें तब दिखेगा जब ये इस पर से बाउंस बैक होगी लाइट रे। ये मान लो हमारी आँखें हैं, ठीक है, ये हमारी आँखें हैं। और इसमें से ये हमें तब दिखेगा जब हमारी ये जो लाइट रेज है हमारी आंखों में जाएगी। तो यही होता है कि इसमें इस लाइन का मतलब, ये वाली जो लाइन है, ये वाली विच अनेबल्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनीथिंग विच एमिट लाइट रेज इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट रेस को एमिट कर रहा है, तो वो ऑप्टिक्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी दो टाइप्स के होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। पहला होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या है? पहली बात, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते। ये डेफिनेशन में भी लिखा है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट इज सेड टू बी ल्यूमिनस, एंड ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट इज नॉन ल्यूमिनस। मैंने तुम्हें इसको बता दिया है। और इसका एग्जांपल है सन, बर्निंग कैंडल, एक्सेट्रा। और इसका ह्यूमंस, ट्रीज, प्लैनेट्स, और इसका और भी तुम ले सकते हो, प्लांट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ होगी जो जिनके पास खुद की लाइट्स नहीं होती है, ठीक है। अब बर्निंग कैंडल तुम्हें समझ नहीं आएगा, बर्निंग कैंडल मतलब कैसे? बर्निंग कैंडल ऐसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कैंडल है जो कि जल रखी है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है। अब जो ये जो चीज़ है, ये जो फ्लेम है, ये तो एक टाइप का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना ऑप्टिक्स के हिसाब से, क्योंकि खुद की लाइट को एमिट कर रहा है ना, ये हर जगह पे रोशनी फैला रहा है, इस वजह से इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसलिए बर्निंग कैंडल बोला है, वरना कैंडल बोलते सिर्फ, है ना, ठीक है, ये है। अब आगे हमारा एक टॉपिक आता है, उसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तुमने शायद उसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो अब दोबारा पढ़ना है तो पढ़ते हैं। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन states that first law of reflection states that the angle of incidence and the angle of reflection is always equal. इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें डायग्राम की मदद से बताऊंगा। अगला पढ़ लेते हैं, अगला क्या है? द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब मैं तुम्हें डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। देखो इसका मतलब क्या है, देखो पहला लॉ क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ से हमने लाइट रेस को एमिट करवाया। अब एमिट करवाया, लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई। अब एक ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है पॉलिश्ड सरफेस है। अब ये पॉलिश्ड सरफेस पे आके टकराई,
अब जहाँ पे आके टकराए, जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो जो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे से रिफ्लेक्ट बैक हुई ना, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो ये वाली जो रे थी जो हमने एमिट करवाई थी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम बोलोगे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इन दोनों के बीच में बनती है। ठीक है, और और जो पहला लॉ था कि जो ये बताता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, यही है कि जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, समझे बात को? उसका मतलब ये हुआ जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। ये नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ से आई तो यहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड मतलब मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से आई तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर ये इधर इसको इधर जाना है तो सरफेस ऐसा होना चाहिए था, समझे बात को, है ना? तो ये ऐसी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इसका मतलब सिंपल से यही है। ठीक है, अब ना, अब आता है हमारा इमेज। एक टॉपिक आता है इमेज। इमेज क्या है? द ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इमेज। अभी तुम्हें रिफ्लेक्शन का मतलब पता है तो तुम सिर्फ इसको देखो, रिफ्रैक्शन को काट दो, इसको हटा दो, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि कि तुम बाद में रिवाइज भी कर सको। ठीक है, तो देखते हैं इमेज क्या होता है। देखो, जो इमेज ना एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जो कि रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के दौरान बनती है, जब भी वो होते हैं। ठीक है, अब इमेज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, दो टाइप्स की इमेज होती है। पहली होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? इमेज विच इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब क्या हुआ कि ऐसी इमेज जो कि फ्रंट ऑफ द मिरर के बनेगी एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसके एग्जांपल अभी अभी तो नहीं तुम समझ पाओगे, जब हम लोग इसके डायग्राम करेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज तुम डेली देखते हो। वर्चुअल इमेज के एग्जांपल मैं बताऊंगा। इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब देखो, जो तुम सुबह सुबह उठते हो तो जो तुम मिरर के सामने जाके अपने आप को तैयार करते हो, तो जो तुम होते हो वो एक वर्चुअल इमेज होती है जो कि शीशे में तुम्हारी बन रही होती है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे क्योंकि वो एक प्लेन मिरर पे बन रही है ना। ये है, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, और ग्लास भी कह सकते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। वन साइड ऑफ मिरर इज पॉलिश्ड विद सुटेबल मटेरियल टू मेक द अदर साइड ऑफ रिफ्लेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? मिरर तुम्हें पता है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ग्लास होता है या फिर एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, डिवाइस कह सकते हैं, कि जो कि पॉलिश्ड होता है एक तरफ से, और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और जो उसकी जो एक साइड होती है, मान लो कि ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, मान लो ये एक हमारा मिरर है, ये एक मिरर है, रुक जाओ, हाँ मान लो ये मिरर है। ठीक है, अब जो इसकी ये वाली जो साइड होगी ये तो होगी रिफ्लेक्टिव। अब ये रिफ्लेक्टिव कब होगी? ये रिफ्लेक्टिव तब होगी जब ये पॉलिश कर रखी होगी। ये पॉलिश्ड अलग अलग मटेरियल से होती है, कोई कोई मरकरी से होती है, कोई कोई सिल्वर वगैरह से होती है, इन सब चीज़ों से होती है पॉलिश। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव कब होगा? जब ये पॉलिश होगा, तो हम इसको पॉलिश करते तो ये मिरर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने तुम्हारे सामने बनाया है प्लेन मिरर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर। अब मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है जो हमें इस चैप्टर में समझना है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब तुम बोलोगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पहले प्लेन मिरर देख लेते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर देखेंगे क्या होता है। प्लेन मिरर, अब तुम्हें जैसे समझ आ रहा होगा, तुम डेली देखते हो मिरर हैविंग अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, द मतलब फॉर्मेशन कैसी होती है, इनको लिख लेना। ठीक है, ताकि कि तुम बाद में पढ़ के तुम्हें ये याद हो जाए। तो इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि जो तुम, अब तुम्हें उसी एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब तुम सुबह उठते हो तो जो तुम्हारी इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनती है, और इमेज के उसमें बनती है, उसमें बिहाइंड द इमेज बनती, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो उसको हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। मतलब जितनी दूर तुम खड़े होगे, जितनी दूर इमेज होगी शीशे से, उतनी वो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये वही हुआ कि जो तुम डेली इमेज देखते हो वो हमेशा मतलब सेम साइज की बनती है एक प्लेन मिरर में। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तुमने करके भी देखा होगा कि अगर मान लो कि तुमने कोई क्या कहते हैं, तुमने कोई भी एक वर्ड लिखा अपनी नोटबुक में, क्या लिखे, मान लो प्लेन ही लिख लिया। ठीक है, अब जो प्लेन होगा, अगर तुमने एक मिरर के सामने उसको रखा, मान लो अगर तुमने इसको एक मिरर के सामने रखा, ठीक है, अगर तुमने इसको एक मिरर के सामने रखा तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ई तो ई रहेगा, एन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एल एल ही रहेगा, और पी कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? तो उल्टा लेटरल इन्वर्टेड, मतलब अगर तुम उल्टा हाथ उठाओगे तो तुम्हारा सीधा हाथ उठ जाएगा। ऐसा ऐसा तुमने देख करके भी देखा होगा। तो ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं, डेली लाइफ से वो होता है ये। ठीक है,
अब आता है हमारा स्फेरिकल मिरर, जिसका हमारा बहुत ज़्यादा काम है इस चैप्टर में। स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है? मिरर्स हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। समझ आया? नहीं आया? ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये नोट है, इसको लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है? मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब कर्व्ड मतलब ऐसा या ऐसा, ठीक है। तो या तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, ये वाला ऊपर वाला, या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, नीचे वाला, ये गड्ढा बाउल जैसा, है ना। तो इसी को कर्व्ड है ना, तो इसको ये कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और जो ये लाइन लिखी है कि स्फेरिकल, ये जो लाइन लिखी है स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अब देखो, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव, अब तुम्हें इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, कॉनकेव मिरर वो होते हैं, a mirror is a concave mirror is a mirror which have a reflecting surface curved inwards, मतलब curved inwards, ठीक है। तो जो बाहर वाला जो आउटवर्ड जो होता है वो पॉलिश किया होता है, ऑब्वियस सी बात है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, मिरर कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर विच हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये वाला। इसको हमने, अरे इसको हमने, एक मिनट को पॉलिश कर देता हूँ अच्छे से। इसको हमने पॉलिश करते, ये जो है, ये वाला जो सरफेस है इसका, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। ये है। अब इसको मैं तुम्हें याद नहीं होता तो मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। कॉनकेव, 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 केव है, केव अंदर, हम लोग अंदर जाते हैं केव के, तो ये केव ऐसे हो जाएगी। कॉन्वेक्स एक्स, एग्जिट, तो ये बाहर बाहर की तरफ है। तो इससे तुम याद कर सकते हो, ऐसे तुम अपने आप से भी निमोनिक्स बना सकते हो, तुम खुद से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने देखा था यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारे पास एक स्फेयर है, कांच की बॉल है, ठीक है। एक अभी तो मैंने प्लेन पे बना रखा है, प्लेन सर्कल बना रखा है, मान लो, पर हमारे पास एक ऐसी कांच की बॉल है, ठीक है। उसको मैं मिटा दूंगा, उसमें तो मान लो कांच की ऐसी बॉल है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से ये सारी चीज़ें ऐसे मिटा दी, एक मिनट को, हमने इसके अंदर से ये सारी चीज़ें ऐसे मिटा दी, ये जो नहीं है, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, तो ये एक तरीके का सर्कल ही बन जाएगा ना। तो अभी मान लो कि हम लोग एक बॉल है, उसको हम लोग सामने से देख रहे हैं, कांच की बॉल है, तो हम लोग उसको एक सामने से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं है क्या, देखते हैं, चलो। अब देखो, एक स्फेयर है, इसने बोल रखा था, हमें जो नोट था हमारा, इसने हमें बोल रखा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो जो ये दोनों जो मिरर होते हैं, ये दोनों स्फेयर के पार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये जो मिरर होते हैं, ये इन दोनों के पार्ट, इसका पार्ट होता है स्फेयर का। अब अगर मान लो कि हम लोग इसको साम ऐसे और ऐसे एक लाइन खींच दें यहाँ पे, तो क्या, अगर और इस वाले पार्ट को अगर हम लोग बाहर निकाल लें, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लें और इसको पॉलिश कर दें, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लें और इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दें, ठीक है। इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दें, इस वाले पार्ट को हटा दें, तो ये क्या, ये एक कॉन्वेक्स मिरर नहीं बन जाएगा? क्या ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और इस वाले पार्ट को अगर हम लोग बाहर निकाल लें और इस वाले पार्ट को नहीं, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लें, इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दें, तो ये हमारे कॉन्केव मिरर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही है कि यही कहना चाह रहा था, ठीक है। अब जो हमारा जो स्फेयर होता है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो हमें समझनी ज़रूरी होती है। ये मैं तुम्हें अपने आप से बताऊंगा, पर तुम समझ लेना, इनको बाद में पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अब दोबारा से वही वाला स्फेयर है, ठीक है। इसको अभी इग्नोर करना, मैं तुम्हें अभी बताऊँगा थोड़ी देर में क्या है ये, ठीक है। अब मान लो कि पहला है हमारा पोल, ठीक है। अब पोल क्या है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज नोन एज पोल। अब हमने अभी डिनोटेड बाय पी होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमने यहाँ से एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लिया, यहाँ से एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लिया। अब जो इसका जो सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का, इसको हम लोग पोल कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पोल कह देते हैं। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ डायग्राम को, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसको हम लोग पोल कह देते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था पी, ठीक है। हम लोग पी कह देते हैं। अब अगला आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ डिनोटेड बाय सी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर है ना, ये पूरा जो स्फीयर है, इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। अब अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर। अब अगर तुम देखो, अगर ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सबको हटा दो, तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि एक सर्कल है, ठीक है। और तुम्हें पता होगा सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक, सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक जो ये जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो क्या हम लोग इससे उसको कनेक्ट नहीं कर सकते? क्या इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसको अलग कलर से बताता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ
कर्वेचर कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। अब आता है हमारा अपर्चर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। अब ये जो है, अब हम लोग इसी का एग्जांपल लेंगे। मान लो ये जो हमने इसमें से लिया, अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग अपर्चर कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अपर्चर कहेंगे, तो ये हमारा अपर्चर होता है। इसको मैं बना देता हूँ, ये जो होता है ये अपर्चर होता है, ठीक है, अपर्चर। इसका भी यही होगा, सेम टू सेम, इसका भी अपर्चर ही होगा। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कैपिटल से, ए से भी कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मैंने तुम्हारे सबसे पहले मतलब इनिशियल में जब मैं तुम्हें बताने वाला था इसके बारे में, तो मैं सबसे पहले की लाइन खींची थी, तुम कंफ्यूज हो गए मैंने लाइन क्यों खींची। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसी की मदद से हम लोग रे डायग्राम को समझेंगे भी। देखते हैं कि फोकस और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे कि पैरेलल लाइट रेज जो होती हैं वो हमारी कन्वर्ज हो जाती है फोकस पर। मतलब क्या होगा, देखो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी अपीयर्स टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो डिनोट होता है एफ से होता है, कैपिटल एफ से, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर होता है, इस साइड पे, और इसके ये क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके इस साइड पे होगा, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो हमारे इस साइड पे होगा। थोड़ा मैं तुम्हें पास बताऊँ पर थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब इस पे सारी जितनी भी पैरेलल लाइटें हैं, जितनी भी लाइटें जाती है वो सारी इसी पे कन्वर्ज होती है, ठीक है। अब आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमारा मतलब फोकस, ये मान लो फोकस है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। एक स्मॉल एफ से डिनोट होता है, यहाँ पे लिखा भी देखो स्मॉल एफ से डिनोट होता है, ठीक है। बस ये अब हमारे स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स जो कि रे डायग्राम को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला रूल है वो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा पहला रूल है वो कुछ ऐसा है कि देखो कनकेव मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए रूल्स जो है वो अलग अलग है। और एक और बात, जो कॉनकेव मिरर का रूल होगा वो तुम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में ही लगाना, और जो कॉन्वेक्स मिरर का रूल होगा तो वो तुम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में ही लगाना। अगर तुम दोनों का मिक्सअप कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला रूल है वो हमें ये कहता है, अगर मान लो कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर हमने उससे पैरेलल लाइट रेज मतलब उसके ऊपर एमिट करवाएं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और पास हो जाएंगी फोकस से। पैरेलल होनी चाहिए ये जो लाइट रेज है ना, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है, इनसे पैरेलल होगी अगर हम लोग इससे एमिट करवाएंगे तो, ठीक है। अब जो हमारा इसके लिए जो है, इसको क्या कहते हैं अपना, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रूल है ये हमारा ये कहता है कि, एक मिनट को, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो रूल है ये कहता है कि अगर मान लो कि यही सेम चीज़ अगर हम लोग इसके साथ करवाएं प्रिंसिपल एक्सेस, और अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल लाइट रेज डालें इसके लिए, अभी देखो ये तो मैंने पैरेलल तुम्हें बताया था पर ऐसे मत करना, ठीक है, ये रुक जाओ ऐसे, ठीक। अब हाँ, अब मान लो उसको हमने पैरेलल लाइट रेज डाली कॉन्वेक्स मिरर पे, तो क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट बैक तो हो जाएंगे। अभी ये वाला क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इस पर, ये यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे फोकस है, ठीक है। अब होता क्या है, ये इस पर जाती नहीं है, इस पर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बट इसमें स्पेशल चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा अपीयर होता है, इसमें ऐसा अपीयर होता है कि ये उनके वो फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। हो गया रूल नंबर 1। अब जो रूल नंबर 2 है वो हमारा कहता है कि अगर हम लोग ये दोनों के लिए सेम सा ही है थोड़ा, ठीक है। अगर मान लो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर में अगर हम लोग ये सेंटर से अगर हम लोग लाइट रेस पास कराएंगे, सॉरी लाइट रेस अगर पास कराएंगे तो ये उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, ये कहीं इधर उधर नहीं जाने वाली। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी सेम चीज़ होगी। इसके लिए क्या होगा कि ये है कि ये मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। अब इसकी तरफ हमने लाइट रेज एमिट करवाई तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से जब ये आई तो ये इसी पाथ पे वापस तो चली जाएंगी, पर ऐसा अपीयर होगा कि ये सेंटर की तरफ जा रही थी, ठीक है। जो तीसरा रूल है हमारा, 4 रूल है टोटल, ठीक है। जो तीसरा रूल है वो ये है हमारा कि क्या कहते हैं, तो तीसरा रूल है वो हमारा ये है कि अगर मान लो कि हमारी जो लाइट रेज हैं वो हमारी फोकस से जा रही हैं, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और यही सेम चीज़ अगर हम लोग इसके साथ करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि इसमें ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जब ये लाइट रेज जाएंगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसा अपीयर होगा, उसकी तरफ जाएगी नहीं, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। ये वाला भी सेम एज इट इज इसी की तरह ही, ऊपर वाली की तरह इसकी तरफ, ऐसे इसमें इतना कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और हाँ, तो अब क्या होता है, और हमारा चौथा रूल आता है। चौथा रूल क्या है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। चौथा रूल ये है
ये जो हमने लॉ पढ़ा था ना उसके जैसे ही है। तो जो ये वाला एंगल होगा, मतलब मान लो कि हमने एक लाइट रेज एमिट करवाई, तो अगर मान लो पोल की तरफ एमिट करवाई तो वो क्या होगा, वो वहीं से इक्वल एंगल बनाती हुई वापस चली जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए भी सेम है ये, इसके लिए भी सेम है ये, ठीक है, इसके लिए भी सेम है। अब आता है हमारे कुछ, अभी हमारी जितने भी ये रूल्स हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना कुछ करना नहीं। और हाँ, एक और चीज़, जब भी तुम कोई भी रे डायग्राम बनाओगे तो कुछ कुछ केसेस आते हैं जिसमें एक लगता है, पर वो एक ही है इन्फिनिटी। बट जितने भी तुम रे डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, जितने भी तुम रे डायग्राम बनाओगे उसमें हमेशा दो रूल्स यूज़ करना। बट बात ये होनी चाहिए कि ये एक यूज़ के होनी चाहिए। अगर मान लो कि कॉन्केव मिरर पे क्वेश्चन आया और उसमें तुम्हें दो रूल्स यूज़ करने हैं, तो तुम दो ही यूज़ करना, वो भी किसके, कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के मत यूज़ करना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अब आता है हमारा पहला जो केस है, वो है हमारा एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे कुछ नहीं होता। देखो, अब हमें पहले ना इनको बनाने का एक तरीका होता है। पहले तरीका क्या होता है, सुनो। हमें ना एक लाइन खींचनी है स्केल से, ठीक है, स्केल से एक लाइन बनानी है, हमें ड्रॉ करनी है। अब इसमें क्या करना है, हमें ना 6 सेंटीमीटर, अब रुक जाओ, जैसे हमने ना इस पर पहला काम क्या है, पहला काम ये करना है कि हमें इस पर एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है, पॉइंट मार्क करना है। अब उसके बाद इसी पॉइंट पे इसको नाम दे दें सी। अब इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का कंपास को खोलना है और एक आर्क मारना है, आर्क मारना है, ठीक है, ऐसा आर्क मारना है। इसको पॉलिश कर दो, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया। अब 3 सेंटीमीटर पे फोकस को रख दो। अब ये तो कोई मैं मेजर नहीं कर रहा, पर तुम लोग मेजर करके करना, ठीक है। अब जो पहला केस है वो है हमारा एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे से क्या होता है, मतलब ये इन्फिनिटी, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये मतलब टेढ़ा सा एट जो बनाया मैंने, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा क्या कि हम लोग इन्फिनिटी से लाइट रेज को एमिट करवाएंगे। इन्फिनिटी फिजिक्स के अंदर वो पॉइंट होता है जो हमें पता नहीं होता, ठीक है, बहुत दूर जो है, ठीक है, ऐसे ये होता है। अब ये जो मैं डॉट डॉट बनाऊँ इसका मतलब है इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, शुरू शुरू में डॉट डॉट, फिर पूरी लाइन। अब क्या होगा, हमने पहला वाला रूल यूज़ करा, ये वाला जो है, ये वाला, ये वाला, हाँ, ये वाला यूज़ करा, क्या कि पैरेलल लाइन तो फोकस से पास, ठीक है, और ले लो, पैरेलल लाइन तो फोकस से पास, एरो भी बना देना, ना मार्क्स कट जाते हैं पेपर में। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन फोकस से पास, पैरेलल लाइन फोकस से पास, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा। अब ना जितने भी रे डायग्राम होते हैं ना, उनमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है नेचर, पहला होता है नेचर, ठीक है, दूसरा होता है पोजीशन, और तीसरा होता है साइज़। अभी क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। अब जो नेचर होता है, नेचर का मतलब वो इमेज कहाँ बन रही है, क्या वो मिरर के पीछे वाली साइड पे बन रही है, वो आगे वाली साइड पे बन रही है, या वो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रंट साइड पे बन रही है, बैक साइड पे बन रही है, मिरर के बिहाइंड द मिरर बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो नेचर दो टाइप्स के होते हैं, ऊपर बताया था, रियल एंड वर्चुअल। मेरे मुँह से एक चीज़ निकलने वाली थी, वो बताऊँगा, रुक जाओ। रियल एंड वर्चुअल होते हैं, दो टाइप्स के ये क्या कहते हैं, नेचर होते हैं, ये मैं बताता हूँ। देखो, रियल कब होगी इमेज, रियल तब होगी जब मिरर के सामने बन रही होगी, ठीक है। अब तुमने अपनी, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के बैठो तो तुम्हें एक चीज़ लिख के दिखाई दे रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखो, रियल का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि रियल का मतलब क्या होगा कि जब भी इमेज हमारी मिरर के सामने बनेगी, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, तो हमारी जो इमेज है वो रियल हो जाएगी। पर इन्वर्टेड का मतलब क्या हो, इन्वर्टेड मतलब नीचे झुकी हुई, नीचे झुकी हुई, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर है पर नीचे झुकी हुई है, ठीक है, या फिर बैक ऑफ द मिरर भी अगर होगी नीचे झुकी हुई तो भी हम लोग उसको वही बोलेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब नीचे हुई हुई, ठीक है। अब तुम बोल रहे इसमें तो इमेज जो है वो छोटी सी, इसमें तो कहीं नीचे नहीं हो रखी, पर हमारी 10th क्लास में जब भी हम लोग क्या कहते हैं, जब भी हम लोग इमेज को, ये नेचर पोजीशन साइज लिख रहे होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ ही लिखते हैं। 12th क्लास में भले ही चेंज हो जाता है, बट इस क्लास में तो हम लोग यही चीज़ करेंगे, ठीक है। अब जो पोजीशन है हमारी, पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब कहाँ पे इमेज बन रही है। अब इमेज कहाँ बनेगी मैं बताता हूँ, देखो, ये जितनी भी लाइट रेज है ये एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही है, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है ना, इनका मीटिंग पॉइंट है। तो जिस भी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, जिस भी पॉइंट पे आके टच कर रही होंगी, वही इनका मतलब दो लाइट रेज जिस भी पॉइंट पे आके टच कर रही होंगी, वही हमारा इनका इमेज फॉर्मेशन पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये कि इमेज की जो पोजीशन है वो ये वाली होगी। अब तुम बताओ कि जो इसकी इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो है एट एफ, ठीक है। तो जो इसकी जो एट दी फोकस, मतलब एट दी फोकस, ठीक है। और जो साइज़ है इस इमेज का, जो साइज़ है वो तुम देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटा है, पॉइंट सा है, मतलब तो एक पॉइंट के बराबर है। तो उसको तुम लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब यही तीन चीज़ें तुम्हें हर एक रे डायग्राम में लिखनी पड़ेगी, चाहे वो लेंस का रे डायग्राम हो, चाहे वो मिरर का रे डायग्राम हो, कॉन्केव कॉन्वेक्स, सब में तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तुम्हें लिखनी पड़ेगी।
अब आता है हमारा अगला अगला जो है हमारा ट्री डायग्राम। उस पर क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड, इसमें अगला है हमारा बियॉन्ड दी सी। अब जो हमारा ये वाला केस है इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो बियॉन्ड दी सी रखा होता है। सी मतलब तो मैंने तुम्हें बताया था, सी मतलब सेंटर, ठीक है। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो जो इस सी के पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ से लाइट रेज अगर हम लोग एमिट करवाएंगे तो तब क्या होगा ये हमें बताएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक मिनट रुको। जैसे कि मान लो हमने, अब इसमें ना हमें दो रूल यूज़ करने हैं। क्या होगा, पहला रूल हमारा होगा ये कि पैरेलल लाइट रेज करवाई तो वो फोकस से पास हो गई, है ना। पैरेलल लाइट रेज करवाई तो वो फोकस से पास हो गई। अब दूसरा हम लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब दूसरा वाला जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इसका उल्टा ही होता है कि फोकस से पास करें, ये वाला फोकस से पास कराई तो पैरेलल हो गई। तुमने देखो ये मैंने भी तुम्हें बड़ा रफ में समझाया है, ये तो तुम अपनी बुक्स में से भी देख लेना, बुक में भी सारा सेम ही है, बस मैंने तुम्हें सीक्वेंस में समझाया, उसमें सीक्वेंस में लिखा है। तो ठीक है, तुम देख सकते हो उसमें से, ठीक है। अब आता है हमारा, हाँ तो इसको क्या, अब इसमें करना क्या है हमें, रुक जाओ एक मिनट। हाँ तो अब इसमें हमने पैरेलल लाइट रेस डाल दी तो फोकस से पास हो गई। अब क्या होगा, हम लोग एक और रूल यूज़ कर देंगे, ये वाला जो मैंने तुम्हें भी दिखाया कि फोकस से पास कराई, सीधी नहीं यार, फोकस से पास कराई और पैरेलल हो गई, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे जो हमारी जो लाइट रेज है वो कहाँ पे जाके मीट कर रही है। तुम बोलोगे यहाँ पे भी तो कर रही है, पर वो यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे मीट नहीं कर रही है। मीट का असलियत में मीट कहाँ कर रही है, यहाँ पे, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है, यहाँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर रही है। अब देखो मैंने, अब तुम बोल रहे हो ये क्या, ये क्या, ये मैंने सिर्फ नेमिंग कर रखी है। जैसे तुम मैथ्स में करते हो ना, ट्रायंगल को नेमिंग करते हो ए बी सी, ऐसे ऐसे नेमिंग सी कर देते हो, है ना, ऐसे नेमिंग कर देते हो, तो यही है, तो वही कर रखे हैं, ठीक है। तुम भी नेमिंग कर सकते हो, तुम्हें वो नहीं हो ना, ठीक है। ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर नेमिंग कर देना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी जो इमेज है वो बन चुकी है। अब हमारी इमेज यहाँ पे बनी है इन दोनों के बीच में, तो इनके नेचर पोजीशन एंड साइज लिख देते हैं। नेचर पोजीशन एंड साइज, इनके नेचर पोजीशन एंड साइज क्या होंगे, देखो इसका जो नेचर, देखो जो हमारा कॉनकेव मिरर है ना, इनके लिए जितने भी नेचर है, एक रूल को छोड़ के सबके लिए रियल एंड इन्वर्टेड है। मैं रटना नहीं बता रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबके लिए ऐसा है, ठीक है। तुम याद कर सकते हो उस चीज़ को, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी मैंने तुम्हें बता दिया रियल क्यों है, और इन्वर्टेड भी मैंने तुम्हें बता दिया इन्वर्टेड क्यों है, ठीक है। पोजीशन है, देखो इसकी पोजीशन है इसकी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन, क्योंकि इन दोनों के बीच में बन रही है ना इमेज, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। देखो ये जो है ये बिटवीन का सिंबल होता है, मतलब सिंबल नहीं, ऐसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बिटवीन, ठीक है। और जो साइज़ होता है इसका डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, क्योंकि जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, तो मैं लग नहीं रहा होगा सेम साइज़ की लग रही होगी, रफ में बनाओ इस वजह से ऐसा लग रहा है, पर जो तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो डिमिनिश्ड ही है, ठीक है। तो डिमिनिश्ड इसका साइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए नेचर पोजीशन साइज़ हो गए। अब अगला जो हमारा रूल है वो है एट सी। एट सी मतलब, अब देखो तुम देख रहे होगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये, पहले ये इन्फिनिटी पे था, पहले ये इन्फिनिटी पे था, फिर ये बियॉन्ड दिस या थोड़ा सा आ गया है, अब आगे एट सी, इसी के एग्जैक्ट ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आगे, तो अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके ऊपर आ गया है तो देखते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। इस पर जो जो वो है ना, जो साइज़ है ऑफ इमेज है वो सेम साइज़ होगा। देखो क्या होगा, पास किससे हो जाएगी, फोकस, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास कराई तो पैरेलल हो जाएगी। अब देखो यहाँ आके कहीं मीट कर रही है ना, तो उसको नेमिंग वगैरह कर लेना यार, ठीक है। तो ये हो गया, ये ठीक। अब इसकी जो तुम देख रहे होगे ये जो ये है, ये दोनों सेम एक उस पर बनी है, एक ही एट सी पे बनी है, तो तुम इसको लिख सकते हो इसके नेचर पोजीशन साइज, ठीक है। नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है। इसके जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो उसकी पोजीशन होगी एट सी होगी, एट सी, और जो उसका साइज़ होगा वो होगा सेम साइज़, ठीक है, ये होगा। अब इसके नेचर पोजीशन साइज़ हो गए। अब आता है हमारा अगला बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ में क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। बिटवीन सी एंड एफ में मतलब क्या होगा, ये मान लो सी है, ये मान लो एफ है, ठीक है, ये पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते बिल्कुल बीच में। अब यहाँ से हमने पहला रूल यूज़ करा, इससे पास हो गई, ठीक है। अब हमने दूसरा रूल जो यूज़ करा, एक मिनट रुको, अगर मान लो कि हमने दूसरा रूल जो हमने अगर हमने दूसरा रूल यूज़ करा तो उससे नहीं होने वाला, बट अगर हम लोग ये वाला रूल यूज़ करेंगे कि, रुक जाओ ये ना थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा सा बनाते हैं, क्योंकि वो वाला फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। हाँ मान लो हमने यहाँ से ये ऐसे पास करा दिया, ठीक है। अब दूसरा जो रूल है वो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे, रुक जाओ उसको ना स्ट्रेट लाइन में बनाना पड़ेगा। हमने इसे सी से पास करा था, मैंने बताया था ना, वही चीज़, तो वही चीज़ है ये,
ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि अगर हम लोग सी पे मारेंगे लाइट टेस्ट तो वो सी पे ही चली जाएंगी, वापस उसी पाथ पे चली जाती है और ये आगे जाके एक बार मीट कर जाते हैं। ठीक है, आगे जाके कहीं मीट कर जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी खोल के देखना, तुम्हें तब समझ आएगा। ठीक है, अच्छे से। तो ये हो गया। इसके नेचर, पोजीशन एंड साइज लिख लेते हैं। नेचर, पोजीशन एंड साइज। ये देखो, ये तुम्हें सारे रे डायग्राम के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है इसकी कहाँ पर है, बियॉन्ड दी सी, बियॉन्ड दी सी। और साइज जो है वो है इसका एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ा। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला केस जो कि है एट एफ। एट एफ में क्या हो गया, सेकेंड लास्ट है। ठीक है, एट एफ में क्या होगा, ये सी है, ये एफ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो केस जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके एग्जैक्ट ऊपर आ गया तो क्या होगा, हम लोग पहले तो ये वाला रूल यूज़ करेंगे, पैरेलल गई तो फोकस से पास। ठीक है, और वो वाला दूसरे वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें नहीं पैरेलल हो जाएंगी, मतलब हो सकता है कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाए। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेचर होगा, नेचर, पोजीशन एंड साइज। अब देखो, जो नेचर होगा इसका वो तो हमारे रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ये इसके सामने बन रही है, तो ये वही होगा। ठीक है, जो पोजीशन होगा इसका, पोजीशन जो होगी इसकी एट इन्फिनिटी तुम कह सकते हो। ठीक है, और उसका साइज होगा एट इन्फिनिटी का, हमने कहा इसकी पोजीशन को, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ जाके मीट करी, हो सकता है पैरेलल हो। ठीक है, हो सकता है कि ये पैरेलल हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं आगे जाके मीट कर रही हो, जैसे ये वाला हो गया था। अभी तो थोड़ा अजीब सा बना है, पर मीट कर रही थी ना आगे जाके, यही इसके साथ भी सेम है। ठीक है, बट हमें नहीं पता कहाँ जाके मीट करेगी, तो हमने इसलिए इसको एट इन्फिनिटी बोला है। और जो साइज़ होगा इसका हाईली एनलार्ज होगा, क्योंकि एट इन्फिनिटी है भाई, बहुत बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला केस जो कि लास्ट केस, और ये यूनिक भी है। ये यूनिक कैसे तुम्हें अभी पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारा सी होगा एक तो, और इसमें होगा एक एफ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब जो अगला केस है बिटवीन पी एंड एफ। ये जो पी है, मतलब पी मतलब पोल, मैंने तुम्हें बताया था ऊपर, है ना। पी मतलब पोल, अब इन दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट, इन दोनों के कहीं बीच में है। ठीक है, चलो बीच में रख दिया। अब हमने ना एक रूल पढ़ा था, चलो मैं तुम्हें एक बार और ऊपर लेके चला जाता हूँ। हमने एक रूल पढ़ा था ये वाला, कि अगर हमने पोल पे मारी तो उसी से वापस एक सेम एंगल बनाती चली जाएगी। तो यस, यही वाला यूज़ करना है बस। हाँ, तो ये वाला यूज़ करना है। देखो, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इन दोनों के बीच में। अब हम लोग ये वाला रूल यूज़ करेंगे कि पोल पे मारी तो उसी उसी से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चलेगी, और एंगल जो है वो इक्वल बना है। ठीक है, हाँ, बट इसमें एक और चीज़ होगी जो हमारा अब ये वाली भी होगा, कि यहाँ से ऐसे गया तो टेढ़ी सी बनी है, इसलिए मैं इससे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब वही वाला है कि उस पर गई तो वापस उसी पाथ पे चली गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा कि लाइट रेस कहाँ वो मीट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो उसमें क्या होगा, इसमें ऐसा अपीयर होगा, इसमें ऐसा अपीयर होगा कि वो मिरर के पीछे वो कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, तो अब जो उसकी नेचर, पोजीशन, साइज है वो भी थोड़े से यूनिक होंगे। उसमें क्या होगा, नेचर, पोजीशन एंड साइज। अब नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब मैंने तुम्हें बताया था, अगर इमेज जो है अगर वो इसके पीछे बनेगी, मिरर के अगर वो पीछे बन रही है, पीछे वाली साइड पर बन रही है, तो वर्चुअल होगी। ठीक है, मैंने एक और चीज़ बोली, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ, एंड इरेक्ट। रुक जाओ, इसको मिटा के थोड़ी ज़्यादा सी जगह पे लिख देता हूँ। नेचर, पोजीशन एंड साइज। ठीक है, नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैंने बता दिया क्यों होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। जो पोजीशन होगी, पोजीशन जो होगी इसकी हमारी हमारी होगी, रुक जाओ, या तो बिहाइंड द मिरर लिख दो, बिहाइंड द मिरर भी सही है। ठीक है, तुम बिहाइंड द मिरर लिख सकते हो, बिहाइंड द मिरर, है ना। और जो साइज़ है, साइज़ वो होगा इसका एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये सारे जितने भी हमारे जो रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर के लिए, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इनकी प्रैक्टिस लगातार करोगे तो तुम्हें सारे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, ये जो है जितने भी नेचर, पोजीशन, साइज सबके लिए लिखने होते हैं, चाहे लेंस का रे डायग्राम हो या फिर मिरर का रे डायग्राम हो। ठीक है, तो सबके लिए लिखा जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले रे डायग्राम जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज़ होगी, बस जो हमने रूल्स जो बताए थे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 रूल्स है बट, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, पहला तो सेम है, एट इन्फिनिटी।
एट मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हो। चलो भाई, फिर हमने यहाँ से लाइट रेज को एमिट करवा के दे दी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करा देता है ना। ये लो, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है ना, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये एक ऐसा केस है जिसमें सिर्फ एक ही रूल का यूज़ होता है, ठीक है। सी, तो अब ऐसा अपीयर होगा, क्योंकि हमारा हमने जो रूल पढ़ा था वो यही बता रहा था कि ऐसा अपीयर होगा कि वो इस पर जाके मीट कर इसी पॉइंट पे जाके। तो जो उसका नेचर होगा, पोजीशन होगा, साइज़ होगा, वो हम लोग लिख देते हैं, रुक जाओ। जो नेचर होगा, अब देखो जो हमारा वो है, जो हमारी इमेज है वो हमारी कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। अब चाहिए ऐसे हो या ऐसे हो, कॉलेज जो साइड तो उसकी पीछे वाली होती है ना, तो इस वजह से हम लोग यही वाली चीज़ बोलेंगे, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी इसकी हमारी एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर। और जो उसका साइज़ होगा इसका हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ठीक है। ये हो गया, अभी हमारा पहला केस हो गया। अब जो हमारा दूसरा ही मैं बना बनाया लाया हूँ, इसके अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये, बट तुम्हें इसके जो ये नेचर, पोजीशन एंड साइज़ है, ये तीनों मुझे कमेंट्स में बताना। जो सही होगा उसको मैं शाबाशी दूंगा और जो गलत होगा उसको मैं करेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा बिटवीन, अब देखो जो हमारा दूसरा केस है वो है हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी, इसके और पोल के, जो इसका पोल है, मिरर का जो पोल है, इसके बीच में कहीं पे भी रख दो। तुम कहीं पे भी रखोगे तो यही वाला रे डायग्राम बनेगा। तो हमने पोल यहाँ रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ से इसके पास लाइट रेज पास कराई कि ठीक है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो फोकस की तरफ गई, और हमने वो वाला रूल यूज़ करा कि वो अगर सेंटर की तरफ जा रही तो उसी पाथ पे वापस चली जाएंगी। तो ऐसा अपीयर हो गया कि वो सेंटर की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने कोई यहाँ जाके मीट करा, ठीक है। अब यहाँ जाके कहीं मीट करा तो अब इसका कुछ नेचर, कुछ साइज भी होगा, तो वो तो मुझे बताना, ठीक है। अब हमारे जितने भी रे डायग्राम है ना वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि हमारे पेपर में पूछा भी जाता है, वो एक हमारा ये सबसे ऊपर वाला है, जो लास्ट का था ना कनकेव मिरर का, ये वाला। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने दिल इसलिए बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, के पेपर में पूछा भी जाता है। ये लास्ट वाला है, तो मैं एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब ना जितने भी हमने रे डायग्राम पढ़े हैं, इन सब के कुछ यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। और वो छोटी छोटी, ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी पेपर में पूछी जाती है, तो उनको भी याद कर लेना। पेपर में पूछी जाती है कि कनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या है और कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। शेविंग मिरर में यूज़ होता है, शेविंग मिरर में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये बड़ी इमेज बनाता है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि ये है अपना, ये जो होता है कनकेव मिरर होता है, ये अपनी बड़ी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज, ठीक है। ये बड़ी इमेज बनाता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये छोटी इमेज बनाता है, छोटी इमेज, ठीक है, इसको याद रखना। चलो, अब जो हमारा शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर इसके अंदर क्यों आता है, इसकी कैटेगरी के अंदर क्यों आता है, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज बनाता है ना, ये बड़ी इमेज बनाता है। मतलब हमें जो जितनी भी चीज़ें फेस पे देखनी होती है वो सारी की सारी बड़ी होती हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। और इसके जो डेंटिस्ट भी करते हैं वो हमारे दांतों को देखते हैं इससे। और सोलर फर्नेस, जो तुमने सुना होगा इसका नाम, सोलर फर्नेस से क्या होता है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ होती है यार, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, मेल्टिंग होती है, इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है ये, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस हैं इनमें ज़्यादा कुछ नहीं यार। जो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ये यूज्ड इन रेयर व्यू ऑफ मिरर ऑफ व्हीकल। इसका मतलब ये कि जो मान लो ये है हमारा डैशबोर्ड गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी का ले लो, स्कूटी का ले लो, जिसका मर्जी का, मैं गाड़ी बता रहा हूँ मैं। तो जो ये वाले जो मिरर होते हैं साइड में, जो मिरर होते हैं ना, ये वाले जो मिरर होती है, ये पीछे का वो देते हैं, रियर मतलब पीछे वाला व्यू जो होता है। तो वही है ये, मतलब पीछे का, अभी छोटी इमेज बनाता है तो पीछे का हमें छोटा दिखेगा, इस वजह से ये इसमें यूज़ होता है। यूज ऑन हार्पिन बैंड्स ऑन द रोड। अब तुमने देखा होगा जब भी तुम किसी यूटर्न पे जा रहे हो तो, या फिर रोड पे जब भी जा रहे हो तो तुमने एक लाल कलर का एक वो देखा होगा, क्या कहते हैं, मिरर देखा होगा, जो कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा बाहर की तरफ कर्व होता है वो, है ना, थोड़ा ऐसा सा होता है वो यही होता है वो, ठीक है। अब ना इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही वो है साइन कन्वेंशन। ये जो हमारी जो साइन कन्वेंशन है, यही हमें हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाएगी इस चैप्टर के, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना। देखो अब ना इसको समझने से पहले तुम्हें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है हमारे कुछ सिंबल्स जो कि इसको समझने में मदद करेंगे। यू जो है, मतलब स्मॉल जो यूज़ होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करने के लिए यूज़ होता है, डिनोट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो वी होता है हमारा, स्मॉल वी होता है ये, ठीक है। जो स्मॉल वी होता है ये हमारा इमेज डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब जो हमारा एक और चीज़ आती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इसको तो तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये तो तुम्हें पता ही है फोकल लेंथ क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी। फोकल लेंथ जो ये फोकस और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये देखना होता है कि ये कहाँ किस साइड पर है, मैं तुम्हें बताऊँगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, तो बताऊँगा, रुक जाओ। ठीक है, अब आता है हमारा HI। HI क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, H0 या HO क्या होता है? H0 या HO होता है हमारा, इसको कुछ भी बोल लो, ठीक है। HO होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। इन इन क्या कहते हैं, इन 5 चीज़ों को तुम समझ लो क्या होती है। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ समझानी। देखो देखो क्या होता है। मान लो कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, कोई सा भी मिरर है, ठीक है, हमें नहीं पता, कोई भी मिरर हो सकता है, ये हमने रख दिया बस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कुछ भी मेजर करेंगे तो वो हम लोग हमेशा सेंटर से करेंगे। सेंटर होता है हमारा पोल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, चाहे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पोल। ठीक है, पोल है ये, ढंग से लिखता हूँ, पोल। ठीक है, ऐसे। अब देखो, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है ना, तो तुम्हें इसमें भी वही चीज़ पढ़नी है। अब अगर हम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हम लोग इस साइड पे जाते हैं तो हमें पता होगा इस साइड पे जाने पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है, और अगर हम लोग इस साइड पे जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव आती है, और अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारी नेगेटिव आ जाती है। ऐसे होता है ना, इसमें भी वही है। अगर ऐसे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे इससे। रुक जाओ, मैं तुम्हें पहले ये समझाता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, रुक जाओ। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़ रखा है यार तुमने मैथ्स में। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बना, रुक जाओ, ये मैंने दोनों साइड की बनाया। देखो, अगर हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे की साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका ना डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये इसका डायरेक्शन से लेना देना है। अगर ये इधर हुआ तो भी ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये इधर हुआ तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर ये नीचे हुआ, मतलब नीचे नेगेटिव वाली साइड पर तो भी नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव वाली साइड पर तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये थी एक बेसिक सी साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी मेन चीज़, जो कि है दोनों मिरर के लिए। दोनों मिरर के लिए क्या होता है वो, रुक जाओ एक मिनट, मिरर के लिए क्या होता है वो, एक मिनट रुक जाओ, इसको छोटा करने दो, ये बना दूंगा, है ना। अब देखो, दोनों मिरर के लिए ना एक साइन कन्वेंशन आती है, वो होती है, एक मिनट रुको, ठीक, पहली आती है कॉनकेव मिरर के लिए, पहली आती है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरी आती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होता है, ये दो चीज़ होती है। अब देखो, यू मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर तुम देखो, अगर तुमने जितने भी रे डायग्राम पढ़े हैं सारे के सारे, वो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, नेगेटिव वाली साइड पे, है ना। विजुअलाइज करते चलना, अगर तुम बुक खोल के बैठना तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो रे डायग्राम देखते रहना। देखो, हमने कनकेव मिरर के रे डायग्राम में हमने जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ रखा था, इस साइड पर रखा था, है ना, तो वो हमेशा। अब देखो 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 देखो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, रुक जाओ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, मान लो एक कनकेव मिरर है, ठीक है। अब हम लोग इधर का हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस साइड पर रखा है, हाइट से नहीं, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, हाइट नहीं बोल रहे। ठीक है, तो उसको याद रखना। तो ये क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली साइड पे रखा जाता है हमेशा। ठीक है, और जो उसकी इमेज होती है वो अब दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें दो इमेज बनती है, दो टाइप की बनती है, एक वर्चुअल बनती है और एक वो बनती है रियल बनती है। रियल ज़्यादातर बनती है, और जो वो होती है हमारी वर्चुअल बनती है वो लास्ट वाले केस में बनती है, जो मैंने तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जो अगर मान लो वर्चुअल इमेज बनी और रियल इमेज बनी, तो उन दोनों में क्या होगा, अगर वर्चुअल इमेज बनी तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हमारी रियल इमेज बनी तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब आता है हमारा अगला, जो कि हमारा एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो इसकी फोकल लेंथ होती है, मतलब जो फोकस और पोल के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो कहाँ पर होता है, वो अगर मान लो ये मिरर मैंने तुम्हें बताया, हाँ, और ये जो मिरर था ये कोई सा भी होता है, मैंने तुम्हें शायद बता दिया था ना। तो मान लो ये कनकेव मिरर है, अब इसकी जितनी भी इमेज हो यहाँ बनती है ना, तो हमेशा यहाँ ये फोकल लेंथ इसका हमेशा यही होगी, तो ये नेगेटिव कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, हाँ, तुम बोलोगे यहाँ पे भी तो बनती है, पर ज़्यादा टाइम इसकी यही बनती है ना, तो फिर इसको यही बोलेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव होती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। देखो, मान लो ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ से लाइट एमिट करवाई, वो फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, चलो फर्स्ट वाला नहीं तो सेकंड वाला ले लेते हैं,
कि बियॉन्ड दी सी, मान लो चलो हमने बियॉन्ड दी सी रख लिया और यहाँ से ये लाइट रेज हमने पास करा दिया और यहाँ से ऐसे करा दिया। अब जो हाइट ऑफ इमेज है क्या होगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, इमेज की जो हाइट है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पर ये पॉजिटिव भी होती है, वर्चुअल भी बनती है, इसकी इरेक्ट भी बनती है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। तो इसमें भी हम लोग दो चीज़ें लिखेंगे। पहली है हमारी इरेक्ट वाले केस में, इरेक्ट वाले केस में तुम्हारी फिर इरेक्ट मतलब सीधी सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें इन्वर्टेड वाले में क्या होगा, अगर इरेक्ट होगा, ये तुम जो इरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ना वर्चुअल के साथ ही मान के चलना। ठीक है, तो जो हमारा इरेक्ट होगा ये होगा हमारा पॉजिटिव, और जो हमारा इन्वर्टेड होगा ये हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो तो हम हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बेसिक सी एक साइन कन्वेंशन थी। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। कन्वेक्स मिरर के लिए देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो भी हमारा नेगेटिव होता है। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग हमेशा नेगेटिव की तरफ रखते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वी जो होता है हमारा, मतलब जो हमारी जो इमेज बन रही होती है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव बन रही होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एफ जो होता है हमारा, एफ मतलब फोकल लेंथ, ये भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, ये वो उस साइड पे होती है, पॉजिटिव वाली साइड पे। और अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज देखें, हाइट ऑफ इमेज हमारी हमेशा इसमें होती है पॉजिटिव बनती है ना। एक बार हम लोग रे डायग्राम में देख लेते हैं, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। देखो जो लास्ट वाला केस था इसमें भी पॉजिटिव थी, और जो ये वाला था इसमें भी पॉजिटिव ही है। अब तुम बोलोगे तो पॉइंट साइज है, पर वो उसको वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारी पॉजिटिव ही होगी। तो जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसमें तो सारी चीज़ें पॉजिटिव आ गई है ना, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो बस ये थी हमारी साइन कन्वेंशन। अब आ जाता है हमारा कुछ अगला फॉर्मूला जो कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अब मिरर फॉर्मूला एक क्या होता है, मिरर फॉर्मूला shows the relation among distance of object, distance of image and focal length in case of spherical mirror. All distance are measured from pole of the mirror. ये मैंने तुम्हें देखो लाइन तुम्हें बताई थी ना, the distance of object is denoted by u, the distance of image is denoted by v and the focal length is denoted by f. अभी क्या होता है ये देखो, 1 में f, f थोड़ा ज़्यादा ही कर हो गया इसमें, अच्छा 1 में f, 1 में v प्लस 1 में u। ठीक है, ये रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला है। हाँ इसकी डेरिवेशन भी है, पर वो हम लोग 12th क्लास में करेंगे, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बात है ताकि तुम लोग लिख सको। वी है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये तो देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें बता दिया है, इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, बस यही अगर तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, मिरर फॉर्मूला शोज द रिलेशन अमंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ। ठीक है, ये सब तुम लिख सकते हो, डिनोटेड बाय किससे होता है, ये सब तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक जो कि है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब देखो ये ना, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको अभी वो कर दो, रुक जाओ, इसको ना तुम अभी देखो मत, इस वाले फॉर्मूले को तुम अभी देखो मत, क्योंकि तुम्हारा अभी किसी काम का नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुको एक मिनट रुक जाओ, तुम अभी इस वाले फॉर्मूले को मत देखो, इसको देखो तुम। देखो ये जो है फॉर्मूला, ये होता है तुम्हारा, मतलब ये देखो जो ये फॉर्मूला है ये तुम्हारा डेफिनेशन से आया है, ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारा डेफिनेशन से आया है, तो उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये होता है हमारा, ये भी सामने आएगा, अभी तुम रुको मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उससे हमारी मैग्नीफिकेशन निकल जाएगी। ठीक है, अगर हमें ये दोनों गिवन हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है जो कि हमारा डेरिवेशन से आता है, वो होता है माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, मतलब वी मतलब मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, वी मतलब होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, और यू मतलब इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, माइनस होता है साथ में। अभी देखो ट्रिक क्या लिखी हुई है, ये भी फॉर्मूला यार, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है हमारी, देखो अगर मैग्नीफिकेशन ये जो मैग्नीफिकेशन है अगर हमारी जीरो से छोटी आती है, अगर मतलब माइनस में आती है, तो हमारी रियल हो जाएगी। जो मतलब तुमसे पूछेगा कि जो मतलब क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आएगा ना, वो तुमसे बोलेगा कि ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसकी इमेज डिस्टेंस है, इसकी फोकल लेंथ है, बताओ इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, या फिर इमेज बताओ कैसी कौन से उसमें होगी, मतलब नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, ऐसे पूछता है। तो तुम एमसीक्यू में ट्रिक लगा सकते हो ये। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में दे रखी होगी तो रियल होगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव में है तो वो रियल हो जाएगी, और अगर मैग्नीफिकेशन जीरो से बड़ी हुई मतलब पॉजिटिव की हुई तो वो वर्चुअल हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो H1 और एच नॉट दोनों के दोनों इक्वल है, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर उन दोनों का साइज़ हो गया, शेप हो गई, ये सब चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने जितनी भी तुम्हें चीज़ें पढ़ाई एक बार इनको रिवाइज़ कर लो, यहाँ तक साइन कन्वेंशन तक एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लो पॉज करके वीडियो को, फिर उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है,
ये मैं तुम्हें कराऊंगा अभी प्रैक्टिस के तौर पे। पहले तुम सारी चीज़ें रिवाइज़ करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। आई होप आप लोग रिवाइज़ करके आ गए हो। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला, देखो पहले इसको पढ़ते हैं क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर, हाँ, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो न्यूमेरिकल को करने की ना एक चीज़ होती है, बच्चे बोलते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, मैं तुम्हें बता देता हूँ तरीका होता है। देखो सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसने हमें एच क्या दे रखा है, ना जितनी भी चीज़ उसने गिवन है ना वो सारी चीज़ें तुम्हें एक साथ लिख लो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाएगी इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है जिसको तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर बोला है, अब ध्यान रखना कन्वेक्स जैसी, अब ना पहले ना तुम क्वेश्चन देखना, उसमें तुम देखना कौन सा मिरर बोल रखा है। अगर उसमें कॉन्वेक्स मिरर बोला है इसका मतलब तुम याद एकदम से तुम याद कर लेना साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब तुम साइन कन्वेंशन खोल के बैठ सकते हो अगर याद नहीं हुई है तो, ठीक है। अब क्या कहता है वो कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। अब तुम मुझे बताओ कन्वेक्स मिरर में, ये देखो मैं तुम्हारे सामने कन्वेक्स मिरर बना ही देता हूँ, ये लो। अब कन्वेक्स मिरर में, अब तुम मुझे बताओ कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो तुम ऐसे प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर बोला क्या, हाँ सेंटीमीटर, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास, क्या वो आता है हमारे पास यू। यू मतलब इसने बोला कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, देखो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या है हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तुम बोलोगे माइनस का क्यों लिया, साइन कन्वेंशन से, क्योंकि अगर तुम देखो तो इसमें जो हमारी जो इमेज वो जो बनती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो हमेशा हमारा नेगेटिव की तरफ रखा जाता है, इस वजह से मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है। अब आता है हमारे पास अगली चीज़ ने क्या बोली है, मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। इसने फोकल लेंथ हमें दे रखी है, फोकल लेंथ मतलब मैं तुम्हें बता दिया था डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो जो उसकी जो वो है अपना जो फोकल लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव की है, कितनी 15 है ना, हाँ 15 है, ठीक है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, इनको छोटा कर देता हूँ, रुको यार इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हमने ऊपर एक, अब अगर तुम देखो तो इसमें तुम्हें दो चीज़ें, तो अब इसमें देखो फाइंड क्या करना है, पहले तुम ये देखो पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। अब देखो जब भी तुम्हें ये बोल दे कि तुम्हें ये तीन चीज़ें जब भी तुम्हें बोल दे तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हें मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर ट्रिक बताई थी, मैग्नीफिकेशन से तुम्हें पता चलेगा कि रियल है वर्चुअल है, ठीक है। और इसी से तुम्हें साइज पता चल जाएगा और नेचर भी पता चल जाएगा, है ना, रिलेट कर लो ना, हाँ। अब देखो अगर हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए, तुम देखो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मैग्नीफिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है हाइट ऑफ, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखी है, तो हमें चाहिए होता है एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था जो कि डिराइव हो सकता है, वो है हमें हमें माइन जो कि था -v/u, है ना। तो हमें u तो यहाँ पे गिवन है पर v गिवन नहीं है, है ना, v गिवन नहीं है, तो v भी फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ें गिवन है जितनी भी हमें चाहिए होती है। तो देखो अब हमारे पास, पर हम लोग v एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला था, ये देखो, है ना, एक और फॉर्मूला था जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, ये वाला याद आ गया होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो इससे तुम क्या फाइंड कर सकते हो, इससे तुम वी फाइंड कर सकते हो, कैसे, देखो देखो पहले ना वैल्यूज पुट कर दो, पहले फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। पहले तुम फॉर्मूला लिख दो कि जो तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पहले पुट कर दो। एफ कितना दे रखा है इसने 15, ठीक है। वी हमें पता नहीं है तो वी हमें फाइंड करना है, प्लस यू कितना है, यू बताओ माइनस का 30, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब उसके बाद तुम क्या करो, अब अगर ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो, रुक जाओ, माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू वी माइनस 1/30, है ना। और अगर तुम इस पूरी इस टर्म को अगर तुम इधर लेके जाओ तो क्या ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बिल्कुल, है ना। तुम ऐसे लिख सकते हो उसको 1/v इज इक्वल्स टू, इस साइड लिख लो, साइड चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, है ना, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। यहाँ पे अब जगह स्पेस कम है तो मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू, रुक जाओ, एलसीएम अब ना देखो, मैं तुम्हें एलसीएम क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये ऐसे था तो एलसीएम ले लिया यार, तो वो है ना। तो अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, रुक जाओ, एलसीएम लिया, यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। और अब एलसीएम लेके अगर मैंने इसको सॉल्व करा, अगर मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा तो ये 2 + 1 आ जाएगा, है ना।
सॉल्व करा, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है, खुद ट्राई करना, ठीक है। इसको प्लस करा तो 3/30 आ जाएगा, और अगर इसको डिवाइड करा तो ये 1 पे गया, ये 1 पे गया, और ये 10 पे गया, है ना। तो 1 बन जा 3 बन जा 3, और 3 10 जा 30, ठीक है। तो 1/10 आ जाएगा, है ना। अब तुम बोलोगे आ तो गया वी, ये आ तो गया, बट नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करके, रुक जाओ, रेसिप्रोकल अगर हम लोग उसका करेंगे तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, और इसको भी ऊपर ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बट एक बात याद रखना, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है ना। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो कहाँ पे बनती है, इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ बनती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये लिख देना पॉजिटिव परसेंट, ठीक है, ऐसे। अब इससे हमारा ये तो आ गया, वी तो आ गया, बट अब इसने बोला है वी से क्या। अब देखो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो भाई सुनो, देखो इसमें हमें पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है, पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करना है। अब देखो तुम्हारे पास चारों चीज़ें आ चुकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गई, हाइट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गया, और ये फोकल लेंथ भी आ गई है ना, और मैग्नीफिकेशन तुम्हें पता लगा नहीं, ये भी आ गया, क्या कहते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस भी आ गया। अब हमने इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है हमारा HI/, में H0, है ना, और एक और होता है -V/U। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, रुक जाओ, अगर हम देखें तो हमारे पास HI नहीं है ना, HI नहीं है। अगर हम लोग ऐसे लिख दे, अगर हम लोग उसको ऐसे लिख दे, HI/, में H0 इज इक्वल्स टू -V/U, इसको हटा दो, ये जो मैग्नीफिकेशन है ना इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्योंकि आपस में तो सारी चीज़ें इक्वल ही है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग और स्पेस बना के देखें, है ना, तो अब हम लोग अगर वैल्यूज़ पुट करें, H0 कितना था हमारा, H0 था प्लस का 15, है ना, प्लस का 15 सेंटीमीटर था, इज़ इक्वल्स टू माइनस वी, ये 10 था, 10 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव का था, है ना। और यू कितना था हमारा, यू था हमारा -30। अब देखो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 5 सेंटीमीटर, -10, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 1/3 आ गया, तो HI इज़ इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा, HI इज़ इक्वल्स टू प्लस का, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में HI जो होता है मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हम उसको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करें, फर्दर अगर हम लोग और इसको डिवाइड करें तो कुछ +1.67 सेंटीमीटर समथिंग कुछ आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, इतना आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग देर, अब देखो, अब देखो मैं बताता हूँ ये क्या था और ये क्या था, ये आपस में रेशियो में थे। अब अगर हम लोग इनको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, बात तो एक ही है ना। तो इससे हमारा मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, अगर हम लोग इनको भी आपस में सॉल्व करते तो, ठीक है। तो इससे हमारी आ गया, अब ये पॉजिटिव का आ चुका है ना, पॉजिटिव का आ गया। मैंने तुम्हें बताया था अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का आए तो जो उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे तुम्हें पोजीशन और साइज भी तुम्हें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुम यहाँ वो भी लिख दो तो भी चल जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, देयरफॉर नेचर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि होता भी कन्वेक्स मिरर में, है ना। ये इधर आना चाहिए थी ये वाली लाइन, बट मैंने इधर लिख दी, स्पेस कम था ना इस वजह से, है ना। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि ये कैसे काम, मतलब साइन कन्वेंशन कैसे काम करती है, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स है, जैसे सिंपल सा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज। अब देखो मैंने ना एक तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मैं ऊपर तो नहीं लेके जा रहा, सुनो, मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था, ये ऊपर तुमने देखा होगा नोट के पॉइंट पे ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो ये लगेगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मतलब देखो आर जो है यहाँ पे, आर वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वट इज़ इट्स फोकल लेंथ। अब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक, कर सकते हो, क्या यही वाला करना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसने फोकल लेंथ पूछी है, ये कर दो, डिवाइड कर दो उसको, 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यार अब हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसकी जो फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर आ रही थी, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताई, मैंने बोला कि जब भी तुम क्वेश्चन को देखो कि हाँ भाई ये पता चलेगा कि लाइट का क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसको पढ़ो पढ़ो कि कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सा मिरर है, ठीक है। इसने हमें हमारा काम और सिंपल कर दिया, इसने आगे दे दिया कि कन्वेक्स मिरर का वो है क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में लाएंगे और जितनी भी वैल्यूज है वो हम लोग लिखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़े उसको, जब हम लोग मिरर को देख लेंगे कौन सा मिरर है, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होती है याद करने में तो तुम बना भी सकते हो, ठीक है, ये तुम बना भी सकते हो, ठीक है, ऐसे बना भी सकते हो। तुम लोग के लिए बना देते हो, साइड बाय साइड तुम देखते रहना, ठीक है, आराम से।
देखते हैं आगे। अब बात इसको पढ़ते हैं। अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियरर व्यू, यहाँ पे व्यू आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, मतलब क्या हुआ, जो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है हमारा 3 मीटर। ठीक है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द। अच्छा, मतलब इसने बोल रखा है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो -5 मीटर है। ठीक है। अब हम ना ये इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में होगा क्या, अब देखो, अगर मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊं, तो जो ऐसे क्वेश्चन है ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता है क्योंकि सिंपल सा है यार, इसमें 1 मार्क का मतलब एमसीक्यू में आएगा। ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला है ना ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है। और कैसे लगेगा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो देखो अब यहाँ पे हमें कहीं पे भी फोकल लेंथ या फिर इमेज डिस्टेंस का नामो निशान तक नहीं देखा है ना, तो हम लोग फोकल लेंथ इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले से। तो चलो उसको लगा के देखते हो क्या आएगी फोकल लेंथ। ठीक है, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब इसको आगे लगा के देखो क्या आएगा, 3 3/2। अरे तो तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारी जो ये होती है इसको क्या कहते हैं, ये इमेज डिस्टेंस क्या आता है। ठीक है, एक मिनट है ना, चलो करके देखते हैं। फोकल लेंथ कितनी थी, 1/5, मतलब 1/1.5 है ना। अब हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम लोग इसमें इधर जाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है ना, पॉजिटिव का हो जाता है इस वजह से, है ना। वी हमें फाइंड ही करना है। यू की वैल्यू थी हमारी -5, है ना, यू की वैल्यू हमारी -5 थी। अब अगर हमें उसको थोड़ा ये कर दे, इसकी ये कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो आराम से करते हैं सॉल्व। तो बोलोगे मैंने यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, है ना। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1 प्लस का। ठीक है। और अगर हम लोग इसका एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कुछ 7.5, 1.5, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। इससे करेंगे, ये करेंगे तो 5 प्लस, रुक जाओ, 5 + 1.5 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, 1.5 ये आ जाएगा। इसको प्लस करोगे तो तुम्हारा 6.5 अपॉन में 7.5 आ जाएगा। इसको ज़ीरो, ये पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे ना, तो ये तुम्हारा पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल भी कर दोगे ना तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, प्लस का 1.15 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा वी आ चुका है। अब वी हमारा पॉजिटिव का क्यों आया, क्योंकि जो हमारी जो इमेज बनती है इस साइड पे बनती है ना, तो ये इस वजह से पॉजिटिव का है। अब अगला देखते हैं। अब उसमें अगला क्या फाइंड करना है, इसने हमें बोले हाँ, और एक और चीज़, जब भी तुम्हें 4 चीज़ें दिख जाए, जब भी तुम्हें 4 चीज़ें दिख जाए ना क्वेश्चन में, तो तुम्हें समझ जाना कि तुम्हें मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। आगे हमें हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। अब देखो हमने हमने वी फाइंड कर लिया, हमारे पास यू भी है। और हमारे पास एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, -v अपॉन में यू, है ना। ये क्या है, वी कितना है हमारे पास, 1.15 अपॉन में यू कितना है हमारे पास, रुक जाओ एक मिनट, ये पॉजिटिव का था ना, माइनस भी आता है। यू कितना था हमारे पास, -5 ना। अब अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये माइनस से माइनस गया, और ये 0 पॉइंट प्लस का 0.23 आ जाएगा मीटर, सॉरी मीटर तो आता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब अगर हमने उसका नेचर बताए, अब देखो जीरो से ये बड़ा ही आ रहा है ऑलमोस्ट, है ना, जीरो से मतलब बड़ा ही है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ना हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट अब हम लोग रिफ्लेक्शन पे तो आने वाले, बट इस पे आने से पहले जितना भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन पे आ जाना। ठीक है। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के, वो सारे के सारे यार कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ना इस चैप्टर के सेकंड हाफ पे आ रहे जो कि एंड वाला पार्ट है, सेकंड हाफ। ठीक है, ये जो अब अगला जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, रिफ्रैक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, समझ रहे हो ना बात। अब उसमें से ही एक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ही है। ठीक है,
अब रिफ्लेक्शन होता है कि अब देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारा द बेंडिंग ऑफ लाइट विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होगा इसका, जैसे तुम्हें मीडियम मीडियम पता है ना, मीडियम मतलब अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे वाटर का अलग मीडियम होता है एयर के कंपैरिजन में, एयर का हल्का मीडियम होता है इसलिए लाइट उसमें तेज़ वो ट्रैवल करती है, पर वाटर में कम ट्रैवल करेगी, जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मीडियम का मतलब, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब अगर मान लो कि हमारे पास है एक ग्लास स्लैब, ठीक है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। अब हमने ना उसमें से लाइट को पास करवाया, लाइट को पास करवाया, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगी। अब यहाँ पे क्या पता है क्या होगा, यहाँ पे ये बाउंस बैक नहीं होने वाली, क्योंकि अलग मीडियम है, मान लो ये एयर का मीडियम है, ठीक है, और ये ग्लास स्लैब है, ठीक, ग्लास स्लैब है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि ये बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक और नॉर्मल बनेगी और इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि ये इधर क्यों नहीं बेंड हुई, इधर क्यों नहीं बेंड हुई, इधर ही क्यों बेंड हुई, इधर इधर उधर इधर इधर ही क्यों बेंड हुई, है ना। तुम्हारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आए होंगे। अब देखो इसको समझने के लिए तुम्हें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, रेयर और डेंसर। अब देखो रेयर मतलब क्या होता है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी मतलब घनत्व, उसके अंदर कितना मास है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसका मतलब होता है रेयर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होगा, डेंसर मीडियम का मतलब होगा कम कम घनत्व वाला, कम डेंसिटी वाला। सॉरी उल्टा बोल दिया यार मैंने। देखो रेयर मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम है, ठीक है। रेयर मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम है, मतलब जो उसमें स्पीड ऑफ लाइट है वो अच्छे से ट्रैवल कर पाएगी, स्मूथली ट्रैवल कर पाएगी। बट जो डेंसर है, डेंसर मीडियम मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, समझ रहे हो, डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मतलब आराम से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, स्मूथली ट्रैवल नहीं कर पाएगी, उसमें रुकावटें आएंगी। समझे बात को। इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि एक रोड है जो मतलब अच्छे से बना हुआ है, बिल्कुल सीमेंट वगैरह से अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। उस पर तुम गाड़ी भगा रहे हो आराम से, मतलब किसी भी स्पीड तक जा सकते हो तुम। बट एक ऐसा रोड है जो कि कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे कुछ है, और तुम उसमें आराम से गाड़ी नहीं भगा पा रहे, उसमें तुम्हें रुक रुक के जाना पड़ रहा है, कहीं पे बम्प आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है ना, ये सब ये होता है। इससे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। तो अब तुम्हें समझा तो क्या होगा। अब देखो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एयर है वो रेयर मीडियम है इफ़ कम्पेयर विद ग्लास स्लैब, सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर 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 आर स्टैंड्स फॉर रेयर और डी स्टैंड्स फॉर डेंसर, ठीक है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। एन जो है हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। एन मतलब मैं नॉर्मल से वो कर रहा हूँ, एन फिर वो एन की तरफ बेंड हो जाएगी, समझ रहे हो, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी वो, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। ये तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब तो मैं इससे समझाता हूँ। देखो अब हमने ये रेयर मीडियम था एयर, इसके कंपैरिजन में, है ना। तो अगर हम लोग एक लाइट रे को पास करवाएंगे इससे, तो अभी डेंसर मीडियम में जा रही, मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर रेयर से डेंसर में जा रही तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे गई, ऐसे नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। बट अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है, अब ये तो डेंसर मीडियम हो रही है, ये रेयर मीडियम है ना, ऐसे होगा। तो अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पास हो जाएगी। अगर तुम देखो भी तो ये नॉर्मल है तो ये इससे दूर जा रही है ना, ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एक और चीज़ सुन लेना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन मतलब इन वैक्यूम, और इस चैप्टर में ना हम लोग वैक्यूम और एयर को एक ही समान मान के चलेंगे, ठीक है। वैक्यूम और एयर वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है। या इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें समझ आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आसान तरीके से ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब तुम्हें गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 केस बता दिए, ये डन, ठीक है। अब आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे ना, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज है। अब देखो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, देखो जो पहला लॉ है ना वो तो सेम है, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ गिवन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब क्या होगा, ये देखो जैसे वो सही सेम है यार, जैसे उसमें बाउंसिंग बैक हो रही थी ना लाइट की, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे, इसका भी सेम है। यहाँ पे मान लो एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइट पास करवाई, ये ऐसे गई ऐसे गई, मतलब हम लोग रेयर टू डेंसर ही मानेंगे अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल देंगे तो, ठीक है। हाँ तो ये रेयर से डेंसर में गई तो ये क्या होगा, एक ही इंटरफेस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो यही होता है यार, और ठीक है। और ये तो सेम है, पहला वाला तो सेम ही है। अब दूसरा जो आता है
ये दूसरा क्या कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ राशन लिख रखा है, रुक जाओ एक मिनट, उसको मिटा देते हैं। ठीक है, राशन लिख रखा था, चलो कोई बात नहीं। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। मतलब क्या हुआ, देखो ये जो लॉ है ना, पहली बात तो ये लॉ जो है इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या रहा है पहले ये देखो, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is always a constant for the light of given color and for pair of given media। इसका मतलब क्या हो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात मैंने सुना था, देखो इसने बोला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये तुम्हारी बुक में भी लिखा है, ऐसे लिखा है, ये है हमारा स्नेल्स लॉ, बस यही है। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अब इसने हमें क्या कहा, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बनाए, दोबारा से वही बनाए और यहाँ पे हम लोग ऐसे ले ऐसे ले रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। ठीक है, रेयर से डेंसर कोई भी मीडियम हो सकता है। अब अगर इस एंगल का, रुक जाओ सॉरी, इस एंगल का और इस वाले एंगल का, तो यहाँ पे नॉर्मल है ना, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का अगर हम लोग साइन ले, इन दोनों के एंगल का साइन ले तो वो कांस्टेंट होगा। मतलब रिफ्लेक्शन वाले एंगल का, ये वाला इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड वाली रे का, अगर हम लोग इन दोनों के एंगल का साइन वाला वो लें, रेशियो ले, तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब तुम बोलोगे साइन ही क्यों, मतलब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि मेरे आया था, अगर मतलब साइन ही क्यों, टैन या कॉस क्यों नहीं लिया, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो ठीक है, उसमें आ गए सब तुम्हारे। तो अगर किसी के मन में सवाल आया तो तुम, क्योंकि साइन से ही हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है इस वजह से। ठीक है, तो हमने इसलिए साइन लिया, ये और कोई कारण नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब एक ही, मतलब दो मीडियम होने चाहिए, तब जाके कांस्टेंट होगा ये। मतलब जब भी हम लोग क्या कहते हैं, अब जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे ना, तो वो दो मीडियम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर देखो अब ये वाला टॉपिक जो है, ये जो देखो, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। समझे बात को, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या, मैं बताता हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दस टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया टेकन। समझ आया समझ, देखो नहीं आया मुझे पता है, इसको काटो फालतू की चीज़ है, इसको काटो। ठीक है, पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव, अब मैं ऐसे लिखूँगा, सिंबल फॉर्म में लिखूँगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सी से। अब क्योंकि इस चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट है, तो मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी, मतलब डेंसिटी बढ़ती गई, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट भी कम होती रहेगी। समझ रहे हो, जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डेंसिटी कम होगी। बस सिंपल सी बात है। अब ना हम अपना पुराने वाला वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो ग्लास स्लैब वाला, जो कि हमारा हम लोग बड़ी देर से ले रहे थे। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये वाला जो एग्जांपल था ना, छोटा सा बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। अब मान लो कि हमने यहाँ पे लिया एयर। ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं हो गया, यहाँ पे ले लिया हमने एयर और यहाँ पे हमने ले लिया वाटर। अब एक बात समझना, जो एयर है वो रेयर मीडियम है अगर हम लोग कंपेयर करें वाटर से। ठीक है, और जो वाटर है वो डेंसर है अगर हम लोग कंपेयर करें एयर से, मतलब एयर से अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो वाटर डेंसर है। बट अगर हम लोग वाटर को किसी और से कंपेयर करें, जैसे कि मान लो कि मैंने करा ऑयल से कर लिया। ठीक है, अब ऑयल से क्या होगा, ऑयल है डेंसर मीडियम इफ़ कंपेयर्ड विद वाटर। समझ रहे हो ना, तो ये ऐसे किसी से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कंफर्म होगा कि यही रेयर है और यही डेंसर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हाँ, अब हमें अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कैसे निकलता है, क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने तुम्हें बताया था, कांस्टेंट को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं कैसे, जिसमें जाता है अपॉन में जिसमें से आता है, मतलब लाइट रेज जिसमें जाती है और जिसमें से आती हैं वो कर दो। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब W स्टैंड्स फॉर वाटर। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ए स्टैंड्स फॉर एयर। ठीक है,
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब उल्टा हो जाता है, जिसमें जा रही है अपॉन में जिसमें से आ रही है, ठीक है, ऐसे होता है। हम लोग उसको एक और की उसमें टर्म्स में निकालते हैं, जो कि होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये सीधा हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये जो है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, है ना, ऐसे होता है। मैंने यहाँ पे सी से डिनोट कर दिया यार, तुम वी से किसी से भी कर दो, वी से कर दो, सी से कर दो, ठीक है, एक ही बात है। ये कर दिया हमने इसको ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसकी और हाँ, इसकी एसआई यूनिट भी बता देना क्या होती है, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बता देना कमेंट्स में, ठीक है। अब आता है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ये मैं तुम्हें हिंदी में बता रहा हूँ सीधा। और अगर टेलीस्कोप देखो तो टेलीस्कोप में भी लेंस का यूज़ होता है, अलग अलग लेंसेज का यूज़ होता है। और अगर तुम माइक्रोस्कोप देखो तो उसमें भी लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लेंसेज होते हैं यार, ठीक है। अब लेंस में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस। भाई सेम हो गया ना, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ा था, वैसे इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब एक और चीज़ सुन लो, इसमें होता क्या है, मान लो ये एक वो है लेंस है, ठीक है। अब इसमें से लाइटें आ रही हैं, अब हमारे लेंस मिरर में क्या हो रहा था, ये मान लो कोई मिरर है तो इससे ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। बट लेंस में क्या होगा, मान लो कोई भी लेंस है, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, कोई भी लेंस है, इसमें क्या होगा, इसमें लाइटें इसके अंदर जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगी या ऐसे बेंड हो जाएगी, समझ रहे हो, अलग मीडियम में जा रही है ना ये चीज़। अब देखो, अब ना मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं होता कनकेव लेंस या कन्वेक्स, मतलब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ऐसा कोई नाम नहीं होता। इसको ना मैं तुम्हें बता देता हूँ, दो टाइप्स के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा मैं क्या कह रहा था, तुम्हें तब समझ आएगा। देखो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। कनकेव लेंस हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस convex lens is a lens bounded by two spherical surfaces are curved inward. This is diverging lens as it's diverge the light, ठीक है, थोड़ा वो हो गया है, diverges the light, ठीक है। इसका मतलब अब देखो, अगर तुम देखो तो इसने क्या कर रखा है, दो कन्वेक्स मिरर को कन्वेक्स मिरर को आपस में जोड़ दिया यहाँ से, है ना, तो ये वो बन जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो उनका, अब देखो हमने मिरर में क्या देखा था, मिरर में जो उनका सेंटर होता है, रुक जाओ, जो मिरर में जो सेंटर होता है वो उसको कहते हैं पोल, ठीक है। पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे, रुक जाओ, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो उनके सेंटर होता है ना, ऐसे लाइन खींचते हैं हम लोग, ठीक है, इनको बांटने के लिए, इसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे इसको। इसका भी सेम है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसका भी मतलब यही है, कनकेव लेंस इज अ लेंस इन विच बोथ द स्फेरिकल सर्फेसेज आर कर्व्ड इनवर्ड, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस एज इट डाइवर्जेस द लाइट, ठीक है। ये वही है यार, ये दोनों लाइनें सेम क्यों लिखी हुई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, देखो। अब ना इनके नाम ना, ये जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस नामक कोई चीज़ होती नहीं है, होता क्या है, कनकेव ओ कनकेव, ठीक है। अब ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, अब कनकेव मतलब कनकेव मिरर, ठीक है। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि ये दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ के बनता है, मतलब अगर हम लोग उसको देखें तो, अगर हम लोग उसको ऐसे देखें, अगर इसको ऐसे अलग अलग बनाए तो ये देखो, इसको हटा दें तो क्या ये कनकेव मिरर नहीं बन रहा, यहाँ से कनकेव मिरर नहीं बन रहा है, यहाँ से कनकेव मिरर नहीं बन रहा, यहाँ से कनकेव मिरर नहीं बन रहा, तो ये इनके बीच में सेंटर आ रहा है, वो ऑप्टिकल सेंटर। तो असलियत में वैसे इसको ये बोलते हैं कनकेव और कनकेव, या फिर एक और चीज़ बोलते हैं बाई कनकेव, क्योंकि दो कनकेव मिरर बन रहे हैं तो ऐसा बनता है, तो इसको कनकेव और कनकेव बोलते हैं, ठीक है। और मतलब इसको तो वैसे हम लोग हायर क्लास में बोलेंगे, पर हम लोग 10th क्लास में उसको कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ही बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस का भी ऐसा, इसको कन्वेक्स ओ कन्वेक्स बोलेंगे। पर हम लोग 10th क्लास में कनकेव मिरर, कनकेव लेंस और कनकेव कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे, कनकेव ओ कनकेव यूज़ नहीं करेंगे, कन्वेक्स ओ कन्वेक्स यूज़ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा था, जनरल नॉलेज के फैक्ट बता रहा, ठीक है। और ये कटा हुआ, ये गलत लिखा हुआ मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, ठीक है। अब देखते, अब देखो हमने लेंसेज की आज जितनी हमें नॉलेज की ज़रूरत थी हमने वो ले लिए। अब ना इनके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इनके भी कुछ रूल्स हैं, वहाँ पे मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ रखी थी पर यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। देखो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, इसमें भी वही सारी चीज़ें सेम है, पर्चर वगैरह सब सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस होगी, ठीक है। अब मान लो हमने ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है, और मान लो हमने लाइट इसके ऊपर एमिट करवाई, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, इसमें फोकस, अब ना इसमें दोनों तरफ होता है, इसमें
F1 टू एफ, F2 टू एफ, ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे तुम लिख सकते हो F1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे जाएगा ये, ऐसे पैरेलल तो फोकस से पास, वही सेम है यार, ठीक है। और अगर हम लोग कनकेव लेंस का देखें, कनकेव लेंस का देखें ना हम लोग, तो इसमें क्या होगा, कनकेव लेंस का देखें तो इसमें ऐसे है ना, सेंटर पे से बेंड होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगी, तो ये इधर इधर कुछ इसकी जो, हाँ, तो इधर के यहाँ के फोकस पे हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल आई तो वो हो गई, डाइवर्ज हो गई और फोकस पे जाके लग गई, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि है हमारा, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, अगला रूल आता है हमारा इसका ही, कन्वेक्स लेंस का अगला रूल आता है हमारा कि अगला आता है हमारा, रुक जाओ, रुक जाओ, इसमें रुको, इसको मैं बना देता हूँ ना ढंग से। ये लो, हो गया, ठीक है। अब इसको भी हमने ऐसे बना दिया। तो मान लो हमने इसको फोकस से पास कराया लाइट को, तो ये पैरेलल हो जाएगी, फोकस से पास कराया तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और कनकेव में क्या होगा, कनकेव में क्या होगा, अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, पैरेलल की फोकस की तरफ फेंके, फोकस हमने मान लिया, फोकस यहाँ है इसका, ठीक है, मान लिया कि यार होता ही है यार, फोकस यहाँ है, तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी, बट ऐसा अपीयर होगा कि इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। जो वहाँ पे कन्वेक्स लेंस कर रहा था ना, यहाँ पे वो, सॉरी, जो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर कर रहा था ना, वो यहाँ पे कनकेव मिरर कर रहा है, ठीक है। तो वही है। और एक और रूल है इसका, लास्ट रूल, जो कि है हमारा ये, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई तो उसी पे वापस उसी वापस नहीं जाएगी, उसी पाथ पे चलती चली जाएगी, ठीक है। और कनकेव लेंस का भी यही है कि अगर हम लोग इस पे ऐसे करें, रुक जाओ, अगर इस पर हम लोग ऐसे करें, कनकेव ऐसे करें तो इसी पे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि हमारे यूज़ होंगे हमारे रे डायग्राम को बनाने। अब हमारे जितने भी रूल्स हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि नेसेसरी थे हमारे रे डायग्राम को बनाने के लिए लेंस के, ठीक है। अब जो पहला केस है वो है हमारा इन्फिनिटी पे, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दे, तो हम लोग अगर इस पर लाइट रेस को एमिट करवाएं, ठीक है, वही डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी स्टार है। अब इसमें क्या होगा, देखो पहले क्या हो रहा था कि जो लाइट रहती है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक होती थी, बट ये रिफ्लेक्शन वाला केस है ना, वो तो रिफ्लेक्शन वाला केस था, बट ये रिफ्रैक्शन है। तो उसमें क्या होगा, ये अलग मीडियम में जाएगी और ये बीच में से, सेंटर में से ये बेंड हो जाएगी, एक मिनट को, ये सेंटर में से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस पे चली जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, ये, अब देखो वहाँ पे क्या था, सी था, सेंटर था, बट अब हमें यहाँ पे भी एक वो चाहिए होता था, क्या कहते हैं, पॉइंट चाहिए होता, ठीक है। एक पॉइंट, हमें एक पॉइंट चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया। ये देखो जो सेंटर था वो डबल ऑफ फोकल, ये फोकल बोलो, फोकस पे रखा हुआ था, तो वही चीज़ है सेंटर, हम लोग उसको वही बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ अलग चीज़ नहीं, ठीक है। तो अब ये हमने कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा और लाइट रेज, अगर हम लोग उस पर एमिट करवा दें तो ये ऐसे और हो जाएगा, और करवा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जैसे उनके नेचर पोजीशन एंड साइज थे ना, वैसे इनके भी है नेचर पोजीशन एंड साइज, नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है। अब देखो इसका नेचर क्या होगा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन एट F2, एट F2, ठीक है। तो साइज़ क्या होगा इसका, होगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हो, ठीक है। और तुम इसको वो भी कह सकते हो, क्या कहते हो उसको, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और तुम इसको पॉइंट साइज भी कह सकते हो, ठीक है, पॉइंट साइज, ये इसके नीचे पोजीशन साइज हो जाएंगे। अब ये हमारा पहला केस है जिसमें एक ही रूल लग रहा था, ठीक है। अब जो हमारा अगला केस है वो होगा हमारा, वो सेम होगा यार, वैसे ही होगा, ठीक है। उसमें दो रूल लग रहे होंगे, ठीक है, उसमें दो रूल लग रहे होंगे जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम में लग रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये दोनों सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस हमने नाम अलग कर दिया, ठीक है। बट ये चीज़ यही नहीं होता, बट हमने ऐसे उसको ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसके पीछे रखा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ है ना।
यहाँ रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इससे लाइट रेज को एमिट करवाएं तो ये सेंटर में से क्या होगा, ये ऐसे इस पर से चली जाएगी, है ना। और एक हमें दो रूल यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस से पास हुई तो पैरेलल होगी, वो वाला रूल यूज़ करा था। बट यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर से पास होने वाला, ठीक है। दो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हम लोग। तो इनके यहाँ पे बीच में जाके कहीं नहीं दिखिए, है ना। तो बना, ये पहले एरो बना देना और इनको नाम दे देना ए बी, कुछ भी नाम दे देना, मैं तो ऐसे ही देता हूँ, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके नेचर पोजीशन एंड साइज़ लिख लो, नेचर पोजीशन एंड साइज़, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी इसकी बिटवीन, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और साइज़ क्या होगा इसका, होगा डिमिनिश्ड, ठीक है, जिसका साइज होगा। ये हो गया हमारा पहला केस, ओ सॉरी सेकंड केस जो हो गया हमारा, ये हो गया। अब हमारा आता है तीसरा केस, जो कि है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहीं पे एग्जैक्टली इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी यही चीज़ कर देंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है। यहाँ से चला जाएगा ये, उस सेंटर से पास करा देंगे, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो ये कहीं इस पर जाके हो जाएगा, यहाँ जाके मतलब इसी के ऊपर एग्जैक्टली जाके यहीं पे आके वो हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, यहीं पे जाके हमारी इमेज बनने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। नेचर पोजीशन साइज लिख दो इसका, नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, एट 2F2, ठीक है, यही बन रही ना 2F2। और इसमें जो साइज़ होगा वो सेम साइज़ होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब आता है हमारा फोर्थ केस जो है हमारे, इसमें क्या होगा, रुक जाओ, इसमें होगा क्या, इसमें जो रेज होंगी ना पैरेलल हो जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, रुक जाओ, नहीं वो तो फिफ्थ में होगी, रुक जाओ, ये क्या होगा, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब इसके इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे मैंने बना रखा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें रफली बताता हूँ, यहाँ से क्या होगा, इसमें से जाएगी लाइट रेज, फोकस से पास हो जाएंगी, ठीक है। और सेंटर से जाएंगी तो यहाँ के मीट कर देंगे इसके बाहर, ठीक है, यहाँ के मीट कर देंगे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, ये यहाँ से गई फोकस से पास, सेंटर से गई तो यहाँ जाके कहीं मीट कर देंगे, ठीक है, ये मीट करवा देते हैं, तो यहाँ कहीं जाके मीट कर रही है, ठीक है। हम लोग है ना, यहाँ कहीं जाके मीट कर रही है, तो अब इसका नेचर पोजीशन एंड साइज़ लिख दो, नेचर पोजीशन एंड साइज़। तुम लोग बोलोगे कि हम लोग यहाँ, ये तो जो इमेज है वो तो इस साइड बन रही है, तो हम लोग इसको रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं। अब लेंस के केस में इस साइड पे जो इमेज बनती है उसको हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, और इस साइड पे जो बनती है उसको हम लोग वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था अभी नीचे की तरफ बन रही है ना, इस वजह से हम लोग उसको इन्वर्टेड बोल रहे हैं, तो वही केस है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी बियॉन्ड 2F2, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग इसको, 2F2 हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। जो उसका साइज़ होगा उसको हम लोग कहेंगे एनलार्ज्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारा ये वाला केस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो यहाँ रखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ रखा हुआ होगा। अब क्या होगा, इसमें लाइट रेज आएंगी, बीच में से ऐसे बैंड होके ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे फोकस से पास हो जाएंगी, और इस सेंटर से ये वाली ऐसे पास हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। अभी ना आगे जाके कहीं मीट करेगी, ठीक है, एट इन्फिनिटी, तो कहीं हो सकता है वो कर दे, ठीक है। सारा सेम काम चल रहा है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन वाले रे डायग्राम में करा था ना, कुछ चीज़ें चेंज है, साइज़, ठीक है। अब देखो एक मिनट को साइज, अब देखो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी इसकी बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F नहीं हो गया, रुको, एट इन्फिनिटी होगी ना, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमें नहीं पता कहाँ जाके मीट कर रहा होगा, कहीं कहीं जाके मीट कर रहा होगा इधर उधर, है ना, तो हम लोग इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है। और साइज़ क्या होगा इसका, साइज़ होगा इसका इन्फाइनाइटली लार्ज या हाईली इनलार्ज कह दो तुम, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हारी इन्फाइनाइटली लार्ज भी लिखा है, हाईली इनलार्ज भी लिखा है, ठीक है। हाईली इनलार्ज और इन्फाइनाइटली इनलार्ज दोनों लिखा, तो तुम दोनों लिख सकते हो, इन्फाइनाइटली इनलार्ज नहीं सॉरी, इन्फाइनाइटली लार्ज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो।
ऐसे लिख सकते हो। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट केस, जो कि लास्ट केस है कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ रख दो, ठीक है। अब क्या होगा इसमें हम लोग लाइट रेस पास करवाएंगे तो ये इससे पास हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करवा देंगे। अभी आगे जाके हमें नहीं पता कहाँ जाके मीट करेंगी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाके हम लोग उसको ऐसा इमेजिन, मतलब ऐसा अपीयर करवा देंगे कि यहाँ जाके कहीं मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाके मीट कर रही है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एरो भी बना देना, ठीक है। अब देखो, अब इसका नेचर, पोजीशन एंड साइज़ क्या होगा, नेचर, पोजीशन एंड साइज़। नेचर क्या होगा इसका, नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों हुआ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो उस साइड पे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है ये डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैंने बताया था अगर इस साइड पे बने तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इस साइड पे बने तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये खड़ी है ना इमेज, इस वजह से, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी इसकी ऑन दी, रुको, ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो। मतलब जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना लेंस की उसी सेम साइड पे जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारी इमेज भी बन रही है, ठीक है। तो और इसका जो साइज़ है, साइज़ जो है इसका, साइज़ तुम लिख देना, साइज़ होगा इसका एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड, इसको नेमिंग वगैरह कर देना, ए बी, जैसे मर्जी कर देना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब आ जाते हैं हम लोग अपने कॉनकेव लेंस के डायग्राम पे। पहला जो केस है वो हमारा एट इन्फिनिटी वाला है। और उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा कनकेव लेंस जो होता है ना, हमारा कनकेव लेंस जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लेना, इसको लिख लो। जो हमारा कनकेव लेंस होता है ना, वो होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्ज मतलब फैला देना, डाइवर्ज भटका देना उसको उसकी बात से, ठीक है। और कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है, कन्वेक्स लेंस मतलब होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। वहाँ पे उल्टा था, जो हमारा कनकेव लेंस था, मतलब सॉरी कनकेव मिरर था, वो था हमारा कन्वर्जिंग मिरर। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर था वो था हमारा डाइवर्जिंग मिरर। तुम चाहे देख भी सकते हो, उससे तुम बाद में देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे, इसको तुम बाद में लिख लेना, ठीक है। अभी पहले इसको देखो, देखो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो, अब इसमें भी सेम है। इसमें क्या होगा, हमारी लाइटें जाएंगी इन्फिनिटी से, बट इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ही फैला देता है लाइट को, ऐसे इनका ऐसे कर देता है, ठीक है, इतना काफ़ी। अब देखो इसमें क्या होगा, लाइटें जाएंगी इधर चली जाएंगी, लाइटें जाएंगी इधर चली जाएंगी, लाइटें जाएंगी इधर चली जाएंगी, ऐसा अपीयर होगा कि ये उधर, ऐसा अपीयर होगा कि उधर जा रही है, ठीक है। अब इसके नीचे पोजीशन साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन होगी इसकी एट F1, ठीक है। और साइज़ क्या होगा इसका, हाईली डिमिनिस्ड लिख लो, पॉइंट साइज लिख लो, एक ही बात है, हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज, ठीक है। एनसीईआरटी में पता है दोनों लिखे होंगे, तो इसलिए मैं हमेशा दोनों लिखता हूँ, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज। इसमें एरो वगैरह बना देना, ऐसे बन जाएंगे एरो, ठीक है। बस ये हो गया। अब अगला जो है वो मैं बना लाया हूँ, उसको देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे होगा। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इन्फिनिटी यहाँ है और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दो, इन्फिनिटी है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये इन्फिनिटी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये वाला, ये जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर है। अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। अब हमने वही वाला रूल यूज़ करा, ऐसे पैरेलल, तो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। और वो सेंटर वाला तो है ही। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में जाके कहीं, ये क्या होगा, हाँ ये बीच में जाके कहीं यहाँ पे ऐसे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसका जो नेचर होगा, वो नेचर पोजीशन साइज होगा, वर्चुअली डायरेक्ट होगा क्योंकि लेंस की इस साइड पे बन रही है। पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बनी ना इमेज, तो इसलिए 10 मिनट छोटी तो है इतनी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी रे डायग्राम है सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे लेंस फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन, वही है, सेम है जैसे हमारा रिफ्लेक्शन में था ना, मिरर के लिए था, वैसे सेम है। लेंस फार्मूला क्या है, देखो मैं डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ F, ठीक है। मतलब नोट जैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे, देखो 1 में F इज़ इक्वल्स टू 1 में V माइनस 1 में, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला बन गया ना। मैग्नीफिकेशन क्या, मैग्नीफिकेशन वही है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफिकेशन, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ चेंज है, ये जो डेरिवेशन से जो हमारा फॉर्मूला है, तो वहाँ पे क्या था, माइनस का था, बट यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, ठीक है, दोनों सेम हो गए।
ठीक है, और ये एच आई और एच ओ तो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमारा नया टॉपिक आ गया जो कि है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिनेशन लिखी है ना तुम्हारे सामने, इसको तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, बट तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। समझने के लिए तुम ये वाली डेफिनेशन देखो, उसकी क्या लिखा है, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्स लाइट इज पासिंग थ्रू इट, मतलब लेंस के थ्रू जो लाइट इज पास हो रही है वो। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि एक ये है, एक लेंस है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और एक लेंस है ये, रुक जाओ, एक बहुत ज़्यादा मोटा कन्वेक्स लेंस है, एक बहुत ज़्यादा पतला कन्वेक्स लेंस। अब मान लो इस वाले ने इतनी लाइट वो करी, इतने पे जाके लाइट कन्वर्ट कर दी, ठीक है, यहाँ जाके कन्वर्ट कर दी, बट इसने क्या करा, यहाँ से पहले लाइटें आ रही थी, इसने ये कर दी। अब इसने जल्दी लाइट कन्वर्ट कर दी ना, तो ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला, उसको नाम दे देते हैं ए लेंस और बी लेंस, ठीक है। अब जो ये वाला जो लेंस होगा ये पावरफुल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में पावरफुल होगा, ठीक है, क्योंकि इसने लाइट को कन्वर्ट ज़्यादा जल्दी कर दिया इसके कंपैरिजन में। कनकेव लेंस के लिए भी ऐसी होगा, मान लो एक कनकेव लेंस ऐसा वाला है, रुक जाओ, एक कनकेव लेंस ऐसा है और एक कनकेव लेंस ऐसा है, ठीक है, थोड़ा मोटा है इससे। अब क्या होगा, इसने ऐसे कर दिया, रुक जाओ, इसने थोड़ी कम वो करी, ऐसे ऐसे कम कम कर दिया, इसने ऐसे ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ये है, ज़्यादा जल्दी जिसने डाइवर्ज कर दिया ना वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ये वाला जो है, ये वाला इसके कंपैरिजन में पावरफुल होगा, ठीक है, समझे बात को। तो ये वाली डेफिनेशन जो है तुम्हारे समझाने के लिए, ये वाली जो डेफिनेशन है समझाने के लिए, ठीक है। और और इसका फॉर्मूला जो है, हाँ, और एक और चीज़ जो ये है, इसको भी समझ लो, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब क्या हुआ, देखो ये फॉर्मूला उसका सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, 1 में एफ, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, देखो एसआई यूनिट जो होती है ना, वो एक दो या ऐसा यूनिट है, ठीक है। एक तो होती है डायप्टर, सीधे सीधे बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो होती है डायप्टर, ठीक है, डायप्टर होती है, और एक होती है मीटर इन्वर्स। मीटर इन्वर्स कैसे, जैसे मान लो ये 1/f है ना, अब f की जो ऐसा यूनिट है वो हमारी होती है m, मतलब मीटर होती है, ठीक है। अब इसको हम अब ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इन्वर्स तो ये हो जाएगा, मतलब m की पावर -1, ठीक है, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। तो ये मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट जो है मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं, और मीटर इन्वर्स, और ज़्यादातर हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाली। इसको डिनोट इससे कर देते हैं, एक मिनट को इसको मैं सही से लिख देता हूँ, है ना। ऐसा यूनिट जो है, एक तो है मीटर इन्वर्स और डायोप्टर, डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल डी से। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफाइन वन डायोप्टर, तो क्या होता है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है, समझ गए। और एक और चीज़, अगर जो पावर वो पॉजिटिव की आ रही तो वो कन्वेक्स लेंस होगा, और अगर जो पावर वो नेगेटिव में आ रही तो वो कनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको करके इसको कर ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी पहले, देखो कौन सा लेंस या मिरर है, तो उसने हमें शुरू में दे दिया कनकेव मिरर लेंस है, तो उसके साइन कन्वेंशन याद कर लेना, ठीक है, मतलब अपने दिमाग में ले आना। अब देखो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, उसने क्या क्या गिवन है और फिर उसको लिखना। फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है इसने हमें 15 सेंटीमीटर। अब जो कनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है माइनस की तरफ होती है ना, 15 सेंटीमीटर। इसने आगे देखो, आगे पढ़ो, आगे क्या है, एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब इसने इमेज भी दे रखी है, इमेज क्या है, इमेज है अपनी 10 सेंटीमीटर। अब मैंने माइनस की लगाया क्योंकि वो माइनस की तरफ होती है, देखो इस तरफ होती है ना, इस तरफ बनती है, ऐसे जाता है ऐसे बनती है, ऐसे जाता है ऐसे बनती है, इस तरफ बनती है ना, सब कुछ इस तरफ होता है, इस वजह से नेगेटिव वाली साइड होती है, इस वजह से, है ना। तो ये ठीक है। अब इसने दो चीज़ें गिवन है। अब इसने बोला है कि फाइंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय, अब इसने सीधे सीधे बोल दिया मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लेंथ फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है। अब हमें यू तो फाइंड ही करना है, ठीक है, यू तो फाइंड ही करना है हमें। एफ़ क्या होता है, एफ़ इसने हमें गिवन है, एफ़ होता है हमारा -15, होता क्या है इसने हमें गिवन है इसमें, ठीक है। ये -10 है, माइनस का यू है, ठीक है। अब अगर थोड़े चेंजेस करें इसमें, इसको थोड़ा इधर उधर लेके जाए, इसको इधर लेके जाए तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/u इज इक्वल्स टू -10 माइनस का ये, ठीक है, 1/u ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको आगे और सॉल्व करें तो जो जाएगा एलसीएम होगा हमारा -33 + 2, यही होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है।
अब अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 30, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, एक मिनट रुको, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, बट जो उसका यू होता है वो तो माइनस का ही होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ही लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन पे बिल्कुल स्टक होकर चलना, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ये आ चुका है। अब हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए बोला है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, लग भी रहा है सीधा सीधा फॉर्मूला, है ना, लगा दो। माइनस का 10 है हमारा, ये है क्या कहते हैं इसको, अपना v है अपना माइनस का 10 सेंटीमीटर, और माइनस का 30 सेंटीमीटर अपना ये है u है। माइनस से माइनस कट गया और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काट दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इसकी मैग्नीफिकेशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे हमारे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तुम होमवर्क में करना, ठीक है, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी क्वेश्चंस की होने वाली, जब तक इसको प्रिपेयर करना उस वीडियो का आने तक, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच।